अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है लॉजिक। ठीक है, अच्छा ये वाला यूनिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी पूरी थ्योरी को समझना पड़ेगा, फिर आप ये इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ईजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर में से मैं आपको मेन चीज़ें जो है मैंने पूरे वो जो है चैप्टर में से मार्क कर ली हुई है, वही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखें आपके पास क्या है लॉजिक। लॉजिक हम किस चीज़ को कहते हैं? अक्सर हम लोग बात कर रहे हो तो हम लोग कहते हैं इसकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये बात ऐसे होती ही नहीं है। मतलब लॉजिक आपके पास अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो उसकी हमारे पास प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बात हम लोग उसको जो है हर शख्स तो नहीं ना मानेगा, कोई भी हम लोग बात कर दें नहीं, वो कहेगा इसकी रीज़न दो। तो जिस बात में हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग होती है, जिसको हर बंदा जो है वो मानता है कि वाकई ऐसे है, तो मतलब वो आपके पास एक लॉजिकल बात होती है। ठीक है, तो लॉजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर हम लोग स्टेटमेंट देंगे, कोई बात करेंगे, उसके पीछे हम लोग उसकी रीजंस भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड। लॉजिक जो है एक बनाया जो है एक निज़ाम है ऑफ रीजनिंग वजूहात का, दैट इनेबल्स वन, जो किसी एक शख्स को इस काबिल बनाता है टू इंटरप्रिट, कि वो अखज़ कर सके या निकाल सके द मीनिंग्स ऑफ स्टेटमेंट, कि किसी बात का मतलब क्या है। ठीक है, एग्जामिन देयर ट्रूथ, और उस बात में सच्चाई या उस बात में जो सच है या झूठ है उसको भी एग्जामिन कर सके। ठीक है, उस चीज़ का भी पता चला सके। एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो बात चल रही है ना, एग्जिस्टिंग फैक्ट जो है उसमें से नई बात जो है वो निकाल सके। लॉजिक हमारे पास एक निज़ाम, ऐसा निज़ाम है जिससे एक शख्स जो है इस काबिल हो जाता है कि वो बात की सच्चाई या बात में जो झूठ है उसको समझ सके और उसमें से एक नई इंफॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, मतलब कि इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल इसने जो हमें दी हुई है, कहता है अ पर्सन, एक शख्स गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन। पेंसिलिन इंजेक्शन मेरे ख्याल में उसमें शुगर जिनको हो, डायबिटीज़ जिनको हो वो लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एक शख्स जो है उसने पेंसिलिन इंजेक्शन लिया वंस और ट्विस, एक या दो दफ़ा उसने लिया, एंड एक्सपीरियंसिस, और उसने तजर्बा किया या उसने महसूस किया अ रिएक्शन, के एक रिएक्शन हो गया सून आफ्टरवर्ड, जो ही वो लेते हैं उसके बाद उसको किसी एलर्जी टाइप कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, जो ही वो पेंसिलिन इंजेक्शन लेता है तो कहता है ही जनरलाइज, तो फिर उसने एक जनरल, एक मतलब कि अपने लिए जो है एक जनरल ये एक बात निकाली हुई है कि दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन, कि उसको एलर्जी है पेंसिलिन से। ठीक है, जाहिर है हमारे साथ कोई अगर हम लोग कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे साथ रिएक्शन होते हैं तो हम लोग ये उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं ना कि ये चीज़ हमें सूट नहीं की है या हमें इससे एलर्जी है। तो कहते हैं दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, इस तरीके से जो हम लोग नतीजा निकालते हैं इस कॉल्ड इंडक्शन, इसको बोलते हैं इंडक्शन। देखिए ना, उस शख्स के लिए उसको पेंसिलिन से जो है एलर्जी है। ठीक है, उसको रिएक्शन हो जाता है फ़ौरन से, तो उसके लिए जो है वो उसने एक अपने लिए एक नतीजा निकाल लिया हुआ है। हो सकता है उसके साथ एक दूसरा शख्स हो, वो पेंसिलिन लेता हो, पेंसिलिन का इंजेक्शन लेता हो, उसे कुछ भी ना होता हो, तो वो उसके लिए जो है वो बात ट्रूथ तो नहीं ना है। तो इंडक्शन होता है कि हम लोग खुद अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, और हर शख्स के लिए, जो हर शख्स के पास जो नॉलेज होता है ना ज़्यादा, वो ज़्यादा इंडक्शन मेथड पे ही डिपेंड करता है। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें देखते हैं, उसके बाद वहाँ से अपने लिए नतीजा निकाल लेते हैं, तो वो हमारा ज़्यादा नॉलेज होता है वो इंडक्शन बेस होता है। देखिए इसमें उसने कहा है कि इनफैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमारे जो नॉलेज है, जो हमारे पास इल्म है, उसका बड़ा हिस्सा जो है इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन, इंडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि मतलब हम लोग चीज़ों को देखते हैं और वहाँ से अपने लिए रिजल्ट निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए दुरुस्त हो सकते हैं, हो सकता है किसी शख्स के लिए वो दुरुस्त भी हों, किसी के लिए दुरुस्त ना भी हों। तो ज़्यादा नॉलेज जो हमारा होता है वो इंडक्टिव नॉलेज होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपके पास होती है, ये तो हो गया इंडक्शन वाला मेथड। दूसरा होता है डिडक्शन या डिडक्टिव मेथड होता है। देखें कुछ चीज़ें जो हैं हम हर शख्स को पता है, मतलब कि किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हर शख्स जो है राय लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, किसी का कोई इशू है ज़मीन वगैरह का तो वो लॉयर के पास जाएगा। ठीक है, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हर शख्स मानता है कि फ़लाँ के पास जो है इसका नॉलेज है, मतलब एक वेल नॉन फैक्ट है कि मुझे अगर कोई मसला है, मुझे कोई बीमारी है तो मैं डॉक्टर के ही पास जाऊँगी, मैं किसी और शख्स के पास ही ना जाऊँगी। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, इंडक्शन से हट के डिडक्शन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ता है। मतलब देखिए क्या, तो उन मैनी ओकेजन्स,
बहुत ज़्यादा मौक़ों पे वी हैव टू अडॉप्ट द ऑपोजिट कोर्स, हमें एक उलट जो है तरीका वो लगाना पड़ता है। वी हैव टू कंक्लूड फ्राम एक्सेप्टेड आर वेल नोन फैक्ट्स, जो पहले से माने जा चुके हैं या वेल नोन मतलब पहले से जो जिनको लोग मानते हैं, या एक्सेप्टेड जिसको हर शख्स कहेगा हाँ ये बात ठीक है। तो कहता है वी ऑफन कंसल्ट, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राब्ता करना पड़ता है लॉयर्स वकीलों के पास और डॉक्टर्स। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स दे रहा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। ठीक है, तो कहते हैं वकीलों और डॉक्टरों के पास हमें जाना पड़ता है। क्यों हम लोग उनके पास जाते हैं, बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन, कि उनकी पहले से ही उस मुकाम पे उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी होती है, मतलब हर शख्स उनको मान रहा होता है। तो फिर हमें अपनी राय को एक साइड पे रख के दूसरे की राय को प्रेफर करना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं दिस वे ऑफ रीजनिंग, इस तरह की जो रीजन्स होती हैं या इस तरह की रीजन्स का जो तरीका होता है, ड्राइंग कंक्लूजन मतलब कि नताइज निकालना, फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव, पहले से जो लोग जिन चीज़ों को मानते हैं ना वहाँ से नताइज निकालना, टू बी ट्रू जो सही हो, इज कॉल्ड डिडक्शन। तो मतलब इंडक्शन में हम लोग अपने ही एक्सपीरियंस से एक नतीजा निकाल लेते हैं, लेकिन डिडक्शन में जो पहले से प्रीमिसेस बिलीव होते हैं, मतलब जिनको लोग पहले से ही जिन चीज़ों को मानते हैं वहाँ से जो हम लोग नतीजा निकालते हैं उसको बोलते हैं डिडक्शन। ठीक है, तो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल इसमें दे रहा है कि ऑल मैन आर मोर्टल, सब इंसानों ने मर जाना है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक फैक्ट, एक हकीकत है ना कि सब ने ही मर जाना है। वी आर मैन, हम भी तो इंसान ही हैं। देयर फॉर वी आर आल्सो मोर्टल, तो हमने भी क्या हो जाना है, फानी हो जाना है या मर जाना है। तो ये लेकिन ऑल मैन आर मोर्टल ये एक हकीकत है, इसको प्रीमिसेस बिलीव्ड है। ठीक है, हर इंसान फानी, हर इंसान ने मर जाना है, तो हर बंदा इस बात को मानते हैं ना। और वी आर मैन, अब हम सोचेंगे कि हम भी इंसान हैं, देयर फॉर वी आर आल्सो मोर्टल, हमने भी जो है अगर हम इंसान हैं तो हमने भी मर जाना है। तो ये एक डिडक्शन है, लेकिन ये डिडक्शन कहाँ से आई है, प्रीमिसेस बिलीव्ड, पहले से ही एक वेल नोन फैक्ट है। वेल नोन फैक्ट, हर शख्स इस चीज़ को जानता है कि ये दुनिया फानी है, ये मतलब कि इंसान भी फानी है, इंसान ने भी मर जाना है। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड है। ठीक है, अब डिडक्टिव मेथड है तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप इसकी देखें। कहता है दी हिस्ट्री ऑफ लॉजिक, जो हम लोग चैप्टर लॉजिक पढ़ रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। कहते हैं बिगेन विद, शुरू हुई अरिस्टोटल एक साइंसदान का नाम है, हु इज कंसीडर्ड, जिसने ये तस्वुर किया, जिसको तस्वुर किया जाता है, कंसीडर्ड तस्वुर किया जाता है, द फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक। अरिस्टोटल जो है हमारे पास यही फॉर्मल लॉजिक जो है, लॉजिक्स का जो कंसेप्ट दिया है उसका बाप मतलब उसका फादर जो है, मतलब सबसे ज़्यादा काम जो है इस पे अरिस्टोटल ने किया हुआ है। कहते हैं ही डेवलप्ड अ सिस्टम, उसने एक निज़ाम मुतारिफ करवाया ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग जो पहले से प्रीमिसेस बिलीव्ड होते हैं या वेल नोन फैक्ट्स होते हैं या एक्सेप्टेड बातें होती हैं, जो पहले से लोग जिनको मानते हैं, तो वहाँ से जो आपके पास नतीजा निकलता है। तो कहता है उसने ही डेवलप्ड अ सिस्टम, उसने डिडक्टिव रीजनिंग के लिए एक सिस्टम मुतारिफ करवाया, नोन एज, जिसको जाना जाता है क्या, साइलोजिस्टिक लॉजिक। इसका नाम क्या है, साइलोजिस्टिक लॉजिक। ठीक है, साइलोजिस्टिक लॉजिक आपके पास ऐसा लॉजिक होता है जो डिडक्टिव रीजनिंग वाला आपके पास नॉलेज है। ठीक है, कहते हैं विच बिकेम द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल थॉट, और यही जो है ये बुनियाद बनी लॉजिकल थॉट की, कि लोग फिर जो है थॉट मतलब सोचना लॉजिकल तरीके से। तो कहता है कि जो आपके पास साइलोजिस्टिक लॉजिक है यही आपके पास फाउंडेशन, बाद में बुनियाद बनी लॉजिकल थॉट की, लॉजिकल थिंकिंग की। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये हिस्ट्री में थोड़ी सी बातें आपने बस ये बता देनी है कि अरिस्टोटल जो है फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक है, मतलब जो लॉजिक्स हम लोग कहते हैं, इसने ये वाला जो है कॉन्सेप्ट हमें दिया था। बाद में इसने एक और सिस्टम जो है वो इंडक्टिव मेथड पे नहीं, डिडक्टिव मेथड पे उसने एक और सिस्टम बनाया लॉजिक्स का, जिसको कहते हैं साइलोजिस्टिक लॉजिक कहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें जो इसकी छोटी छोटी बातें यही बाद में बुनियाद बन गई लॉजिकल थॉट की, कि मतलब लोग जो है अब लॉजिक्स चीज़ों के पीछे लॉजिक्स जो हैं वो ढूंढना शुरू हो गए। ठीक है, लॉजिक्स के साथ चीज़ें सोचना शुरू हो गए। ठीक है, तो आई होप इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं
हमारे पास दूसरा टॉपिक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट एक बात होती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो सही होगी या गलत होगी। लेकिन स्टेटमेंट कभी भी ये नहीं होगी कि वो सही भी हो और गलत भी हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं? अ स्टेटमेंट आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट बात और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथ का भी तो कोई हो सकता है ना, जबरी की एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का वैसे मतलब होता है इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 इस तरह का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, विच में बी ट्रू, जो सही भी हो सकता है, और फॉल्स, या फिर आपके पास जो है गलत भी हो सकता है। जब आर वाला वर्ड यूज हो जाए उसका मतलब होता है या तो सही बात होगी या फिर गलत, एक चीज़ आप कहोगे, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब सही भी हो और गलत भी हो एक ही टाइम में, वो नहीं हो सकता। इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट में या आप कहोगे एक बात सही है या फिर आप कह दोगे बात गलत है, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि सही भी है और गलत भी है, ठीक है। अब इसकी जो है ये तो होगी स्टेटमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और आपकी एक्सरसाइज में भी इसने ये डेफिनेशन पूछी हुई है, तो फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ही उसमें लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है? कहता है वी कैन थिंक ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, या आप यहाँ से कर सकते हो आ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक आपके पास मालूमात का जरिया है, दैट इज ईदर एक्यूरेट, जो या तो सही होगी और इनएक्यूरेट या फिर गलत होगी, ठीक है। स्टेटमेंट से ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन निकली है। तो जब स्टेटमेंट में भी हम बात वही कर रहे हैं, या तो आपके पास बात सही होगी या गलत होगी, लेकिन दोनों ही एक ही टाइम में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो कहता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन का तरीकाकार है, जिसमें आप या तो बात को कहोगे एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, या बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा है हमें, पहले हमें ट्रू की देगा, फिर हमें नीचे जो है फॉल्स की देगा। तो पहले ट्रू में कोई 3-4 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहता है फॉर अ नॉन जीरो रियल नंबर x एंड इंटीजर m एंड n वी हैव x पावर m x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n। हम लोग करते हैं ना, हम लोग कहते होते हैं बेसिस अगर हमारे पास सेम हो तो उनकी पावर्स को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो हर बंदा ही इस चीज़ को मानता है, तो मतलब ये एक ट्रू बात है। कहता है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। मैंने आप लोगों को इससे पहले 7 चैप्टर्स में कई दफ़ा आप लोगों को ये बात बताई है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को प्लस करें ना तो उसका आंसर 180 बनना चाहिए। तो ये बात हमारे पास फिर ठीक है कि सम मतलब प्लस करने से ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल, अंदरूनी जो एंगल है उनको प्लस करने से आंसर हमारे पास 180 आता है, तो ठीक है बात, ठीक है। उसके बाद जैसे तीसरी एग्जांपल है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज 2πr, मतलब कि सर्कल का जो है सर्कमफेरेंस 2πr होता है और उसका एरिया πr स्क्वायर होता है। तो दोनों में से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो जो कि आपके पास हकीकत बात है, हर बंदा इसको मानता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर का सबसेट होते हैं। रियल में तो आपके पास रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं, ठीक है। रियल में आपके पास रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, लेकिन रैशनल में तो सिर्फ रैशनल होंगे ना, तो रियल में तो रैशनल इरेशनल दो सेट्स का प्लस होता है, तो मतलब रियल जो है आपके पास बड़ा सेट होता है रैशनल से। उसके बाद एक और एग्जांपल काट लेते हैं 22/7 आपके पास 22/7 हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि ये आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को तो हम लोग क्यू से जाहिर करते हैं और इररेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से। तो कहते हैं कि 22/7 जो है डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल नंबर, तो ऐसी ही बात है 22/7 तो हमारे पास इररेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, वो किससे बिलोंग करता है, वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसने डज नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब बात सही कार्ड है कि 22/27 जो है वो इररेशनल नंबर नहीं है, वो कौन सा नंबर है, असल में रैशनल नंबर है। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और दी हुई है, इस तरह की एग्जाम्पल्स वैसे ना हमने एक्सरसाइज में भी प्रूव करनी है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होनी भी है। अब फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, कहता है 3 में 4 जमा करें, तो क्या हमारे पास 3 में 4 जमा करें तो क्या आंसर आता है 7 आता है ना, तो कहता है वो बराबर होता है 8 के, तो मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। कहता है जेड आपके पास इंटीजर्स होते हैं जिसमें 0 भी होता है, प्लस वाली वैल्यूज भी होती है, माइनस वाली वैल्यूज भी होती हैं। कहता है वो छोटा सेट है किससे, होल नंबर्स में तो सिर्फ 0 और प्लस वाली वैल्यूज होती हैं, तो इसमें 0 और प्लस वाली वैल्यूज और पीछे वाले सेट में 0 प्लस वाली भी और माइनस वाली भी वैल्यूज, तो इसका मतलब z को बड़ा आना चाहिए था, w को छोटा आना चाहिए, तो ये भी इसकी स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है
दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है। उसने क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। नो, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है और आइसोसेलेस में दो के बराबर होती है। तो कहता है कि आइसोसेलेस को ही इक्विलेटरल कहते हैं, तो ये बात भी गलत है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके पास मेन वाला टॉपिक अब आया है, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स का है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इनको हम लोग तफसील से यहाँ नीचे पढ़ना है, ठीक है। ऊपर बस आपने एक दो चीज़ ज़हन में रखनी है। देखें, ये वाला साइन जब भी यूज़ होगा इसको आपने पढ़ना है नॉट। क्या पढ़ना है? नॉट। मतलब कि आपके पास लॉजिकल जो आपके पास सिस्टम है ना, जो हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक मेथड है, तो उसमें मतलब क्या होता है, उसमें आपके पास पहले से चीज़ें डिफाइन है। उसमें हम लोग दो चीज़ें लेंगे, एक हमारे पास मतलब पी और क्यू, हमारे पास कोई सी दो जो हैं लेटर्स होंगे और ये एक स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। देखिए ना, मैथ्स में हम लोग एक जनरल पी एंड क्यू, जैसे हम लोग एक्स रखते हैं, तो ऐसे ही आपके पास पी और क्यू दो लेटर्स होंगे, ठीक है। उनके लिए क्या होगा, अगर ये वाला सिंबल यूज़ होगा तो इसका मतलब है नॉट। मतलब कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बात सही है तो इस सिंबल ने इसको क्या काट देना है, इसका जब ये वाला सिंबल लगा देंगे तो वो बात गलत हो जाएगी। ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर कोई आपके पास लॉजिक में फॉल्स चीज़ आई है, ठीक है, तो जब आप ये वाला लगा देंगे तो फिर ट्रू। इसका मतलब है नॉट ने चीज़ को उलट काट देना, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू काट देना, ठीक है। इतनी जहन में बस बात आपने याद रखनी है। सेकेंड आपके पास ये वाला साइन है, इसको पढ़ते होते हैं एंड, ठीक है। और ये दो आपके पास जो हैं स्टेटमेंट के दरमियान ऐसे करके छोटा सा एक लगाया जाता है। अच्छा, एंड क्या होता है, हम लोग कहते हैं हमने आज आलू और गोश्त पकाया, ठीक है। तो मतलब आलू और गोश्त दोनों ही मिले होंगे तो फिर ही आपके पास आपने एंड का वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो एंड का मतलब है कि दोनों ही चीजें होंगी आपके पास, ठीक है। मतलब कि अगर तो आपके पास दोनों ही चीजें सही हैं, मतलब अगर आप लोग कह रहे हैं हमें आलू गोश्त बनाया है, तो अगर आपने सब्जी में आलू भी डाले होंगे और गोश्त भी डाले होंगे तो फिर आपकी बात सही है। मतलब अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो फिर आप ट्रू लगाओगे। अगर दोनों से सिर्फ एक चीज़ आपने इसमें यही जहन में रखनी है, अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो फिर आप ट्रू लिखोगे, बाकी तीनों के आंसर आपने फॉल्स लिखने हैं। बात की समझ आई कि नहीं? एंड में आपने आलू और गोश्त वाली चीज़ जो है अपने जहन में रख लेनी है। क्या कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि हमने आलू गोश्त, आज सब्जी में आलू गोश्त बनाया है, तो अगर आपने आलू भी डाले हैं और गोश्त भी डाला है तो फिर मैं कहूँगी सही। इसके अलावा अगर आप कहते हैं आपने मुझे ये तो बोल दिया कि हमने आलू गोश्त बनाया, बाद में आप मुझे कहते हैं आलू नहीं थे डाले लेकिन गोश्त था, तो फिर आपकी क्या हो गई है, स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स। या आप कहते हैं कि आलू थे लेकिन गोश्त नहीं था, तो फिर भी आपकी स्टेटमेंट गलत। या आप कहते हैं आलू भी नहीं थे और गोश्त भी नहीं, तो फिर भी आपकी स्टेटमेंट गलत। तो सिर्फ एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, अगर दोनों बातें आपकी सही हैं तो फिर मतलब दोनों बातें ट्रू हैं तो फिर आप ट्रू लिखोगे, नहीं तो बाकी तीनों के लिए आपने फॉल्स ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगली बात पे। ये वाला साइन जो होता है ये ऑड के लिए होता है। ऑड के लिए आप कहते हैं कि आज हम यहाँ आलू पकाएंगे या गोश्त पकाएंगे, ठीक है। या ऑड का मतलब है, या फिर इसका मतलब है कि आप एक काम करेंगे, चाहे आप हो सकता है कि आप आज आलू ही पका लें, ठीक है, या फिर आप हो सकता है कि आपका प्लान बन जाए और आप गोश्त पका लें, ठीक है। एक काम होना है, ठीक है। एंड में था कि आपने दोनों ही काम करने हैं, इसमें आपने क्या करना है, एक ही काम होना है। अगर एक ही काम करोगे तो उसको ट्रू करना है आपने, ठीक है। बात की समझ आई है कि नहीं? अगर आपने आलू बस पका लिया और गोश्त नहीं ना पकाया तो ट्रू है। अगर आपने गोश्त पका लिया और आलू नहीं पकाया फिर भी ट्रू है। अगर आपने गोश्त और आलू दोनों ही नहीं पकाए तो फिर आपके पास फॉल्स हो जाएगा। और का मतलब एक काम जरूर आपने करना है। तो फिर इसमें मैंने आपको हिंट दिया है कि आपने दोनों ही बातें सही होंगी, मतलब ट्रू होंगी, तो फिर आपने ट्रू कहना है। और यहाँ फिर आप बात एक जहन में रख लें कि अगर दोनों ही फॉल्स होंगी, मतलब कि ना आलू पकाए ना गोश्त पकाए, तो फिर आपने फॉल्स करना, नहीं तो आपने बाकी तीनों केसेस ट्रू कर देने, ठीक है। जहन में बात बैठ गई कि अगर दोनों ही टी होंगे मतलब ट्रू होंगे तो फिर आपने टी लगाना है, और का मतलब दोनों ही एफ होंगे तो फिर आपने एफ लगाना है, ठीक है। बस ये बात जहन में रखनी है। अब तीसरी, ये वाला साइन आपको हमें जाहिर करता है कि ये सेंटेंस हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल, ठीक है। और इसके लिए आपने एक चीज़ बात जहन में रखनी है, मैं इधर ही आपको लिखवा देती हूँ कि अगर आपका पहला जो है आपके पास ट्रू है, एक शख्स बात कर रहा है ट्रू, और दूसरा जो है इफ के बाद मतलब ट्रू है, और देन के बाद, देन या इम्प्लाइज दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। एक शख्स बात ट्रू कर रहा है, दूसरा फॉल्स कर रहा है, तो इसका आंसर आपने फॉल्स ही लिखना है,
जहन में बात बैठ गई। इसी तरह अगर मैं ऊपर वालों के लिए आपको इधर ही लिखवा दूं, अगर एक शख्स पहले भी फाल्स दूसरी भी फाल्स होगी तो फिर बस आपने एफ लिखना है, बाकी तीनों के लिए आपने टी लिखना है। एंड के लिए लिखूं, अगर दोनों ही आपके पास टी हैं तो फिर आपने टी लिखना है, ठीक है। और इसका मतलब है कि आपने क्या कर देना, उल्ट कर देना, या इंग्लिश में इन्वर्स लिख लें, ये आपको हिंट मिल गए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप पहली बार ठीक है और दूसरी आपकी गलत है तो फिर आपने एफ लगाना है, नहीं तो बाकी ये आगे पीछे चेंजिंग होंगी तो आपने टी ही लगाना है सिर्फ इसके लिए, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तो फिर फॉल्स लगाना है, ठीक है। अब आते हैं हमारी लास्ट वाली बात पे। ये वाला साइन में एक साइड पे ऐड होता है, इसमें दो साइडों पे ऐड होने हैं। इसको बोलते हैं इज इक्विवेलेंट टू, और ज्यादा इसके लिए वर्ड ये वाला यूज किया जाता है, इफ एंड ओनली इफ। इसमें आपने क्या बात जहन में रखनी है, ये मैं इधर साइड में, अगर दोनों आपके पास टी हैं तो फिर भी आपने टी लिखना है, और अगर आपके पास दोनों एफ हैं तो फिर भी आपने एफ लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको अब जनरल बता दिया अपनी वर्डिंग में। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को सही तरीके से करते हैं और टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले ना मेरे पास एक दो चीज़ आप सुन लें। देखिए हमारे पास होता है, एक होता है पी और एक हमारे पास होना है क्यू, ठीक है। दो लेटर्स हमने लेने हैं, पी आपके पास और क्यू से एक स्टेटमेंट बननी है। पहले वाला पी में आपने मिला कैसे लेना है, पहले दोनों टी ले लेने हैं, टी, ठीक है। उसके बाद दो ले लेने हैं फाल्स, अगर आपको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। पहली दफा आपने दोनों टी और दोनों एफ लेने हैं। क्यू में आपने मिला क्या करना है, एक दफा टी और एक दफा एफ, एक दफा टी और एक दफा एफ। तो ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया है कि कैसे आपने बनाने होते हैं, ठीक है। ये अगर आपको चीज़ क्लियर हो गई है, अब पूरे चैप्टर में आपने ये पी और क्यू में यही चीज़ें लिखनी है। पहली दफा दोनों टी, फिर दोनों एफ, फिर पहले टी एफ, ठीक है। ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अब पूरे चैप्टर में आपने चेंज इसको करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंबल्स। ये जो ऊपर आपने सिंबल्स पढ़े इनकी एक्सप्लेनेशन कहने लगा है। कहते हैं कि निगेशन मैंने आपको वैसे अपनी वर्डिंग में बता दिया, अगर बात से ट्रू है तो उसको फॉल्स कह देना है, आंसर में फॉल्स लिख देना, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना है। कहते हैं इफ पी इज एनी स्टेटमेंट, कहते हैं पी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, इट्स निगेशन, इसकी निगेशन को नॉट भी बोलते हैं, इज डिनोटेड बाय, उसके निगेशन के लिए आपने ये वाला साइन, नॉट वाला साइन जो है ये यूज कर देना है, ठीक है। कहते हैं रीड, इसको पढ़ा जाएगा नॉट पी। कहते हैं इट मीन्स दैट इफ पी इज ट्रू, तो निगेशन जब आप यूज कर लोगे, नॉट का साइन यूज कर लोगे, तो मतलब अगर पिछली बात ट्रू है तो उसको आपने क्या कर देना, फॉल्स। एंड इफ पी इज फॉल्स, और अगर बात आपके पास फॉल्स है तो निगेशन जब आप लगा लोगे तो उसको आपने ट्रू कर देना है, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दी है, पी में हमारे पास क्या है, देखिए पी में हमारे पास है ट्रू और फॉल्स है, एक स्टेटमेंट है, उसका निगेशन करना है तो ये वाला साइन लगा देना, टी है तो फिर उसको एफ बना देना, एफ है तो उसको टी बना देना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। निगेशन में हम लोग उलट कर देते हैं। अब आते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन आपके पास हम लोग कंजक्शन को हम लोग इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, या फिर हम एंड, और उर्दू में हम लोग इसको लिखते हैं और, ठीक है। अब कंजक्शन में मैंने आपको सिंपल बताया था कि अगर दोनों, कंजक्शन का मतलब एंड जहन में रखना है, अगर तो आपके पास दोनों ही चीजें ट्रू हैं, आलू और गोश्त, हमने आलू गोश्त पकाया, तो दोनों बातें अगर ठीक हैं तो फिर आपने ट्रू करना है, नहीं तो बाकी तीनों केसेस के लिए आपने इसको फॉल्स बना देना है, ठीक है। तो क्या कहता है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, एक पी स्टेटमेंट एक क्यू स्टेटमेंट, इज सिंबॉलिकली रिटन एज, इसको ऐसे ये वाले साइन के साथ लिखते होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते हैं कंजक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू, इसको ट्रू मानोगे ओनली सिर्फ एक बार, कब, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर आलू गोश्त पकाया है आपने और आलू भी डाले हैं और गोश्त भी डाला है तो इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अगर दोनों ही, मतलब कि आलू भी और गोश्त भी, दोनों ही चीज़ें आपकी ट्रू हैं, आपने वाकई सब्जी में डाली हैं, तो फिर आपने ट्रू लिखना है। बाकी जो आपके पास, देखें इसको अगर मैं लिखूं, आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही आपने मतलब की हैं, तो फिर आपने इसके लिए एंड कैसे लगाना है, एंड के लिए कौन सा हम लोग साइन यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, पी एंड क्यू। अगर आपकी दोनों ही बातें ठीक है तो आपने ट्रू लगाना है, बाकी सारे केसेस के लिए आपने आंखें बंद करके फॉल्स लगा देना, बस आपने ढूंढना है कि कहाँ टी लिखा हुआ है, वहां आपने बस टी कर देना है, ठीक है। बाकी आपने तीनों ही क्या करने हैं, फॉल्स करने हैं। तो नेक्स्ट देखें, अब इसका इसने टेबल हमें बना के दिया। टेबल मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि अगर दोनों बातें ठीक है, एंड से बस याद रखना है कि एंड का मतलब होता है दोनों चीज़ें शामिल करनी है, ट्रू, बाकी सारे आपने फॉल्स, इसको ऐसे जाहिर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं, एग्जांपल्स भी साथ ही करनी है। कहते हैं राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, कहते हैं बस आपने वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने बस बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। कहते हैं लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर जो है पंजाब का दारुल हुकूमत है ना,
दारुल खुलाफा है, लाहौर जो है पंजाब का दारुल खुलाफा है, तो ये बात इसकी ट्रू है। एंड कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, और कोयटा जो है वो दारुल खुलाफा किसका है, बलोचिस्तान का है, तो दोनों बातें उसकी ट्रू है। तो एंड यहाँ दरमियान में उसने यूज कर लिया। एंड का मतलब है कि अगर पहली और दूसरी बात दोनों ही बातें ठीक हैं तो फिर आप ट्रू कहोगे, तो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। कहते हैं कि 4 लेस देन 5, 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है। अब दरमियान में उसने एंड का सिंबल यूज कर दिया। यहाँ एंड वैसे उसने यूज किया था इंग्लिश में, और यहाँ एंड का उसने क्या किया, सिंबल यूज कर लिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं 4 5 से छोटा है और 8 10 से छोटा है, तो ये भी इसकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे क्या कहते हैं, 2 में 2 प्लस करें तो वो आंसर देता है 3, 2 में 2 जमा करें तो वो तो 4 आंसर देता है, नहीं ना देता ये 3 आंसर, तो ये पहली इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एंड कहते हैं 6 + 6 जो है वो 10 देता है, और दूसरी भी इसकी फॉल्स है। तो हमें तो बस एक चीज जहन में है कि एंड में अगर दोनों टी होंगी तो फिर हमने टी लिखना है, नहीं तो हमने एफ ही लिखना है। तो दोनों एफ है तो फिर हमने एफ लिख दिया। तो मतलब हमने क्या लिखा, हमने कहा क्लियरली कंजक्शन, एंड को कंजक्शन बोलते हैं ना, कंजक्शन 1 and 2 आर ट्रू वेयर एज 3 इज। तो डिसजंक्शन में हमने क्या बात की थी, डिसजंक्शन में हमने ये बात की थी कि अगर कोई शख्स हमें ये कहता है कि मैंने आलू या गोश्त पकाना है, तो मतलब उसने जब बात की है आलू का भी नाम लिया, गोश्त का भी नाम लिया, तो दोनों में से कोई चीज़, दोनों ही अगर मतलब ट्रू ही है ना, या तो आलू पकाएगा या गोश्त पकाएगा, तो फिर भी ट्रू होना है। उसने या का वर्ड यूज़ किया, अगर वो अकेले आलू भी पकाता है तो फिर भी हम लोग कहेंगे कि वो उसने ट्रू बात की है। या अकेला जो है वो गोश्त ही बनाते हैं वो, फिर भी ट्रू है। लेकिन अगर ना वो आलू बनाए ना गोश्त बनाए, तो इसका मतलब वो ये फॉल्स बात होगी। या का मतलब होता है कोई एक चीज़ तो अब गड़े ना। ठीक है, पहली बात उसकी कि अगर मतलब कि दोनों ही चीज़ें नहीं करता है, ना आलू बनाता है ना वो गोश्त बनाता है, मतलब दोनों ही फॉल्स होंगे, तो फिर आपने एफ का नाम देना है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिम्बोलिकली रिटन एज, इसको सिंबल ऐसे इस सिंबल के साथ लिखा जाता है, या पी और क्यू ऐसे बोला जाता है। कहते हैं डिसजंक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू, इसको सही कब माना जाएगा, व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कम अज कम एक, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या दोनों ही आपके पास ट्रू हों। इट इज फॉल्स, ये फॉल्स कब होगी, जब दोनों ही काम नहीं होंगे, ना वो आलू बनाएंगे ना गोश्त बनाएंगे। ठीक है, मैं इजी एग्जांपल आपको दे रही हूँ। इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, सिर्फ आपने तब इसको फॉल्स करना है जब दोनों ही फॉल्स होंगे। तो मैंने कंजक्शन में लिखवाया था, इसको ट्रू कब मानना है, जब दोनों ही ट्रू होंगे। और डिसजंक्शन, कंजक्शन और डिसजंक्शन, बस ये कंजक्शन में ये कहना है दोनों ही टी होंगे तो फिर आंसर टी लिखना है, नहीं तो बाकी तीनों का एफ लिख देना है। और डिसजंक्शन अगर दोनों ही एफ होंगे तो फिर एफ लिखना है, नहीं तो बाकी सबके ही टी आंसर लिख देने हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या देता है, कहते हैं 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जाहिर है 10 के साथ प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और का मतलब है या एक चीज सही होनी चाहिए, दोनों ही सही इसमें होनी चाहिए। कहते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 आपके पास रैशनल नंबर, या 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो मतलब इसकी पहली स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फाइंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में हमने कहा है कि अगर दोनों एफ होंगे तो फिर हमने एफ लगाना है। अब इसकी पहली बात भी ट्रू है और दूसरी बात भी ट्रू है। हो सकता है अगर पहली ट्रू होती है दूसरी फॉल्स होती है, या पहली फॉल्स होती दूसरी ट्रू होती है, तो फिर भी आपने ट्रू ही लगाना था। और है कोई एक बात या दोनों ही सही हो जाए, लेकिन अगर दोनों ही गलत हुई तो फिर आपने इसको फॉल्स कहना है। तो ये आपके पास क्या है, पहली बात भी इसकी ट्रू थी, ये भी ट्रू थी, तो ये ट्रू ही आपके पास आएगा। ठीक है, सिंस पास्ट स्टेटमेंट्स आर ट्रू तो दी डिसजंक्शन इज ट्रू, आपने ऐसे बता देना उसको। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीकेशन और कंडीशन। कंडीशन के बारे में आपको एक बात मैं बता दूं, कंडीशन आपके पास इसमें इफ और वो आपके पास इम्प्लाइज वाला जो आपके पास काम होता है। ठीक है, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, कंडीशन में पहली बात अगर सही हो और दूसरी बात गलत हो, मतलब एक शख्स है वो पहले की उसने बात सुनी फिर उसने दूसरे की बात सुनी, तो दूसरे की बात पे वो जवाब क्या देगा, मतलब पहले की बात सही थी और दूसरे की गलत थी, तो फिर वो दूसरे को क्या कहेगा कि गलत है। मतलब पहली बात सही आपकी हो और दूसरी आपकी बात गलत हो, तो फिर आपने गलत कहना है, नहीं तो आपने बाकी तीनों केसेस में ट्रू कहना है। ठीक है, इम्प्लीकेशन और कंडीशन, पहले टेबल देखें। अगर पहले की, मैंने क्या कहा, अगर पहले की बात सही हो और दूसरे की बात गलत हो, तो फिर जो सुनने वाले शख्स है वो कहेगा कि गलत बात कर रहे हो। ठीक है, बाकी आपने टी ही लगाना। अब डेफिनेशन पढ़ें। इम्प्लीकेशन और कंडीशन कहता है कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ। आप देखें, मैंने कहा एक शख्स ने एक बात की और दूसरे ने दूसरी बात की, तो मतलब दो स्टेटमेंट्स हैं, तो कंपाउंड आपके पास स्टेटमेंट होगी, एक से ज्यादा जब हो। कहता है ऑफ द फॉर्म, पहले में इफ होगा, इफ पी
देन क्यू। इफ और देन का यूज इसमें हम लोग करते हैं, हमने पढ़ा ना, या इफ और देन का या इफ और इम्प्लाइज का यूज करते हैं। तो इसको पी और एरो लगा के क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। आल्सो रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू, कहते हैं इसको पी इम्प्लाइज क्यू की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इस कॉल्ड कंडीशनल, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे। और यहाँ इसका दूसरा नाम है एन इम्प्लीकेशन। देखिए ना, कंडीशनल इम्प्लीकेशन, इसके दो नाम है। पी इज एन, कहते हैं पहले वाला जो आपके पास लफ्ज है उसको बोलेंगे हम एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। यहाँ उसका दूसरा नाम है हाइपोथेसिस, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा वर्ड होगा ना क्यू, उसके दो नाम है, कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है। इसके दो नाम क्या है पी के? कंडीशनल में एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, और इसका दूसरा क्या? कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन। कंक्लूजन इसलिए कह रहा है कि क्यू वाले की बात से मैंने यही मिसाल दी है ना, कि जब वो शख्स दूसरे की बात सुनेगा तो उससे कंक्लूजन क्या निकालेगा कि ये बात गलत कर रहा है। अगर दूसरा बात गलत कर रहा है तो कहेगा गलत है, ठीक है। तो कहते हैं अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। कहते हैं सिर्फ एक आपने कंडीशनल के बारे में बात याद रखनी है कि पहला, अगर पहली आपकी बात सही है और दूसरी आपकी बात गलत है तो फिर आप इसको कहोगे कि ये फॉल्स है, बाकी सारे केसेस में इसको ट्रू कहोगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया ना, वैसे याद रखना ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आपको यहाँ से डेफिनेशंस वगैरह भी आनी है, तो इसलिए फिर पढ़ना आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। कोई भी बात पूछ सकता है, क्योंकि हमारी इस दफ़ा पेपर SLO बेस होने, कुछ भी नहीं आपने छोड़ना है। इसमें एग्जाम्पल क्या देता है? कहते हैं इफ पर्सन ए लाइव्स इन लाहौर, एक शख्स है वो लाहौर में रहता है, तो देन ही लाइव्स इन पाकिस्तान, तो फिर वो पाकिस्तान में भी रहता है, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर है। तो इसकी मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास क्या है? ट्रू है। तो फिर आप कहोगे कि ये बात ट्रू है, ठीक है। कहता है इफ द एंटीसीडेंट इज फॉल्स, कहता है कि ये तो मैंने आपको इसका आंसर बताया ना कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो फिर आप ट्रू लिखोगे। फॉल्स आपने तब लिखना है पहली आपकी ट्रू हो जाए, दूसरी फॉल्स, फिर बस आपने फॉल्स लिखना है। अब आगे क्या कहता है? कहता है अगर पहला एंटीसीडेंट जो है आपके पास, पहली जो स्टेटमेंट अगर आपके पास फॉल्स हो जाए, फॉल्स फिर कैसे होगी? इफ पर्सन ए डज नॉट लाइव इन लाहौर, ए डज नॉट लाइव इन लाहौर, तो फिर आपके पास जो है पहली आपके पास अगर स्टेटमेंट गलत है, ही मे स्टिल बी लिविंग इन पाकिस्तान। कहते हैं एक शख्स लाहौर में नहीं रहता, तो क्या वो पाकिस्तान में ही रहता होगा? तो लाहौर में नहीं रहता तो किसी और शख्स में, किसी और शहर में भी तो रह सकता है ना। तो फिर हम कहेंगे वी हैव नो रीज़न, हमारे पास कोई वजह नहीं है टू से दैट ही डज नॉट लाइव इन पाकिस्तान। ये हमें एक जनरल बात कर रहा है कि यहाँ ऊपर तो मैंने एग्जाम्पल दे दी है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक शख्स लाहौर में रहता है, तो लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, तो दूसरी उसने स्टेटमेंट ये दी थी कि वो फिर पाकिस्तान में रहता होगा, तो मतलब दोनों चीज़ें ही ठीक थी। लेकिन कहता है अगर यहाँ ये बात हो जाए कि एक शख्स लाहौर में नहीं रहता, तो क्या आप लोग ये कह सकते हो कि वो पाकिस्तान में भी नहीं रहता होगा? नहीं, हम लोग कह सकते हैं, कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वो पाकिस्तान के किसी शहर में रहता हो, लाहौर के अलावा कराची में रहता हो, सियालकोट में कहीं और रहता हो, ठीक है। या ये हो सकता है वो पाकिस्तान में नहीं रहता हो, कहीं और किसी और मुल्क, चाइना या अमेरिका या उधर रहता हो, तो हम लोग श्योर तो नहीं ना कर सकते हैं। तो कहते हैं वी कैन नॉट देयरफॉर से दैट द कंडीशनल इज फॉल्स, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बात फॉल्स है, ठीक है। कि ये वाली बात जो है कि अगर वो लाहौर में नहीं रहता तो वो पाकिस्तान के किसी और शहर में रहता है, इस बात को हम लोग गलत तो नहीं ना कह सकते हैं कि ये गलत है। तो सो मस्ट रिगार्ड इट एज ट्रू, तो हमें इसको फिर ट्रू ही मानना पड़ना है। सिमिलरली व्हेन बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, आपके पास पी और क्यू, एंटीसीडेंट हम पी को बोलते हैं और कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन जो है वो हम लोग क्यू को बोलते हैं। ऑफ द कंडीशनल अंडर कंसिडरेशन आर फॉल्स देन देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर क्वारलिंग विद द स्टेटमेंट। कहता है कि अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें आपके पास फॉल्स हैं तो जो है उसको हम लोग हम उसको क्या करेंगे? ज़रूरी उसमें हम लोग झगड़ा नहीं आपस में करेंगे। जैसे मतलब ये वाली इसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल इसने क्या दी थी कि अगर शख्स लाहौर में रहता तो पाकिस्तान में ही नहीं रहता होगा, ये बात, तो इसमें हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कंडीशनल में आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर पहला शख्स जो है बात सही ट्रू काट रहा हो और दूसरा फॉल्स काट रहा हो, तो इसका मतलब है फिर आपने फॉल्स कहना है, बाकी तीनों केसेस में आपने ट्रू ही करते जाना है, ठीक है। चाहे दोनों ही बातें आपकी गलत हो फिर भी आपने ट्रू ही काट देना है, ठीक है। अब आपका बाई कंडीशनल का बहुत इजी मैंने आपको तरीका बताया था, दोनों ही ट्रू हो या दोनों ही गलत हो तो फिर आपने उसको ट्रू ही मानना है, ठीक है। गलत, दोनों ही गलत हो फिर भी ट्रू ही मानना है, दोनों भी सही हो फिर भी ट्रू मानना है। तो कहता है दिस स्टेटमेंट पी कंडीशनल, ये साइन कंडीशनल के लिए है, ठीक है। बाई कंडीशनल के लिए ये वाला साइन है। कहता है पी कंडीशनल क्यू एंड
क्यू कंडीशनल पी, मतलब बाई कंडीशनल जब भी आपने निकालना है तो पहले पी का क्यू के साथ कंडीशनल और फिर पहले क्यू लिख लेना और बाद में पी, फिर इनका कंडीशनल इज शॉर्टली रिटन एज, इन दोनों को मिला के ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल आर इक्विवेलेंस, इसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंस। इट इज रीड पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। मैंने इसको बताया था कि आपके पास दो इसके नाम है तो आप इसको इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, मतलब IFF का मतलब है स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन ये क्या कहेगा, कहता है पी बाई कंडीशनल क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, जब दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो फिर भी आपने इसको ट्रू मानना है, और या बोथ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो, दोनों में से एक भी केस आ गया आपने इसको ट्रू ही मानना है, ठीक है। और ये सारा आपको करना पड़ना है, आपने ये सारा करना बहुत ईजी है, बस एक दो दफ़ा वीडियो को सुनेंगे तो आपको वैसे क्लियर हो जाना है, ठीक है। वहाँ आपको कोई ना कोई SLO बेस का मतलब है कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ देगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप तब कर सकोगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ये 8 वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो हैं, पीछे वाला मैंने चैप्टर की थ्योरी करवा दी है, बाकी मैं इंशाल्लाह जो ही बुक कंप्लीट होती है 3-4 चैप्टर्स रह गए हुए हैं, उसके बाद फिर बाकी की थ्योरीज की मैं अलहदा जो है वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं उनके कॉन्सेप्ट्स बनाऊं तो आपके पास जो है वो वीडियो आए, ठीक है। आपके पास 6 वाला कहते हैं कंडीशनल्स जो हमने बनाए हैं रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल, कहते हैं कंडीशनल आपके पास डिफरेंट तरह के जो है वो एक कंडीशनल के साथ किस तरह उनका ताल्लुक बनता है, ठीक है। इसमें देखिएगा कहता है लेट पी एंड क्यू बी स्टेटमेंट, आपके पास पी एंड क्यू आपके पास कोई सी दो स्टेटमेंट्स हैं, पी एक स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड पी कंडीशनल क्यू है, मतलब पी का क्यू के साथ कोई ना कोई कंडीशनल है, ठीक है। मतलब पी में कोई एक बात हुई और एक क्यू में हुई है, चाहे पहली सही गलत ये हमने नहीं, हमारे पास 4 केसेस बनते हैं हमेशा, वो चारों के चारों कोई भी हो सकते हैं। कहते हैं बी अ गिवन कंडीशनल देन, पहले वाला केस है, अगर तो आप बच्चों क्या करते हो क्यू पहले लिख लेते हो, देखिए यहाँ कंडीशनल में पी पहले और क्यू बाद में है, अगर आप इनकी जगह चेंज कर देते हो, क्यू को इस साइड पे ले आते हो और पी को उधर ले जाते हो, तो उसको बोलते होते हैं कन्वर्स, उसको बोलते हैं कन्वर्स, उसको इन्वर्स नहीं बोलना, हालांकि हम मैथ में कहते हैं इन्वर्स उलट होता है, इन्वर्स आपने तब बोलना जब आप उसका नॉट कर दोगे, ठीक है, जब निगेशन अप्लाई कर दोगे। तो अगर आप इनकी जगह चेंज करते हो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, क्यू और पी के जब जगह चेंज कर दो तो वो कन्वर्स बन जाएगा पी क्यू का, ठीक है। पी क्यू का कन्वर्स होता है क्यू पी, ठीक है, बात की समझ आई। अब इसी को इसकी जगह नहीं अब चेंज करनी है, इसके पीछे आप ये वाली साइन लगा देते हो, तो इसका मतलब आपने इसका क्या कर दिया इन्वर्स, क्योंकि इन साइन का मतलब होता है नॉट, मतलब उलट, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स बना दिया आपने, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, तो इसको आप इन्वर्स बोलोगे, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है। अब आपके पास तीसरा केस है कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव में आप क्या करते हो, 2 काम करते हो, कौन कौन से, इनका उलट भी कर देते हो, मतलब पहले वाला केस जो है इनका उलट भी कर दिया, क्यू पहले आ गया और पी बाद में चला गया, और दूसरा केस भी इसमें लगा देते हो, मतलब कौन सा, नॉट वाला सिर्फ, तो इनके साथ नॉट वाले साइन भी लगा देते हो, तो वो आपके पास कंट्रा पॉजिटिव बन जाता है किसका, इस कंडीशनल का, ठीक है। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये जो आपके पास कन्वर्स और इन्वर्स है, देखें वर्स दोनों में लिखा हुआ है, ये दोनों के आंसर्स हमेशा सेम होते हैं, ये दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो कंडीशनल है, जो सवाल होता है, और जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, ये मतलब ये और ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल करते हैं, नीचे जो है टेबल को हल करते हैं। पी क्यू मैंने आपको समझा दिया, पहले दोनों टी रखने हैं, फिर एफ रखने हैं, फिर टी एफ रखना है क्यू में, ये बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हमने जो है हमें टेबल के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए, पी क्यू तो हमारे पास आ गया, उसके बाद नॉट पी नॉट क्यू चाहिए, तो पहले नॉट पी का टेबल बनाए। तो नॉट का मतलब क्या होता है, ये टेबल जब बनाओगे, टी यहाँ लिखा है तो एफ बना दो, यहाँ टी लिखा है एफ बना दो, यहाँ एफ है यहाँ टी कर दो, मतलब उलट कर दो, एफ है तो यहाँ भी टी कर दो, ठीक है। पी का हमने बना लिया, अब क्यू का भी निगेशन बनाते हैं, निगेशन क्यू जो है, देखिए टी है तो इसका उलट कर दें एफ है तो इसका उलट कर दें टी है तो इसका उलट कर दें एफ है तो इसका उलट टी कर दें। समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई। अब कहते हैं पी का कंडीशनल क्यू के साथ, कंडीशनल की मैंने आपको एक ही बात समझाई हुई है कि अगर पहली बात आपकी टी है ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो फिर आपने क्या कहना है, उस शख्स ने कहना है कि दूसरे ने बात ही फॉल्स की है। टी एफ होगा तो बस आपने एफ लिखना है। अब पी क्यू का किया, पी क्यू में ढूंढे कहाँ, पहले टी और फिर एफ है, पी क्यू में ढूंढते हैं पहले टी हो और बाद में एफ हो, दूसरे नंबर पे है, इसको बस आपने एफ लिख देना, बाकी ऊपर नीचे आपने टी लिख देना। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है, ईजी तरीका।
उसके बाद कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स में मैंने आपको समझाया था, कन्वर्स में बस पहला क्या करना है आपने, ये आपके पास कंडीशनल आ गया है, ठीक है। कंडीशनल से देखें, ये कंडीशनल था, कंडीशनल से कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव बनते हैं। तो अब आपके पास ये वाली चीज़ें अहम नहीं है, अब आपके पास ये वाला टेबल देखना, उससे ये तीनों चीज़ें बना देनी। मैंने कहा था आपके पास कन्वर्स में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं। तो क्यू आपके पास क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास देखिए कन्वर्स कर रहे हैं, मतलब क्यू को पी पे अप्लाई आपने करना है। अब देखें क्यू को पी पे अप्लाई करना है, क्यू को पी पे अप्लाई करना है। और आपके पास कंडीशनल का होता है कि बस पहला ट्रू देखें और दूसरा फाल्स देखें, उसको एफ लिखना होता है। अब देखें आपके पास जो है क्यू और पे पी अप्लाई करना है, देखिए पहला ट्रू, क्यू में ढूंढे ट्रू कौन सा है और फाल्स ये वाला, तो इसको बस आपने फाल्स कर देना, ऊपर नीचे आपने ट्रू लिख देना। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है? एक दफ़ा इस चीज़ को फिर देख लें, अगर मैं इसको क्लियर नहीं कर पाई तो फिर दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें। देखिए ये तो आपको कंडीशनल लगाना आ गया। अब आपने उसका क्या बनाना है, कंडीशनल से कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स में इसको क्यू पी लिखोगे। अब यहाँ एक एक है तो यहाँ से तो नहीं निकाल सकोगे, तो पहले आपने क्यू वाला देखना है, उसके बाद क्यू का पी के साथ देखना है। तो क्यू कंडीशनल निकालने का तरीका होता है कि पहले टी ढूंढो और फिर एफ ढूंढो। तो ये टी ढूंढा, इस क्यू वाली पूरी लाइन में देखना यहाँ टी है, यहाँ टी है, टी के बाद एफ होना चाहिए, तो यहाँ टी के बाद टी है, ये तो नहीं लेंगे, टी के बाद एफ यहाँ है, तो यहाँ से बस एफ आएगा आंसर में, बाकी तीनों आपने टी कर दिए। बात की समझ आ गई? अब इनवर्स में मैंने आपको कहा था आपने रखना यही है, बस क्या करना है, देखें ना मैंने कहा था रखने पी क्यू ही है, बट ये कि उनके उलट कर देने। तो देखें आपके पास निगेशन पी, उसका कंडीशनल किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ लोगे आप, ठीक है। तो पी वाला आपके पास पहला ये है और क्यू वाला दूसरा आपका ये है, ठीक है। इस पे भी कंडीशनल ही करना है, तो कंडीशनल का मतलब पहले टी ढूंढो, इसका इस पे करना है, तो इसमें टी ढूंढो, ये आपके पास टी के बाद एफ होना चाहिए, तो ये आपके पास तीसरे नंबर पे ही है, तो यहाँ से बस एफ आंसर आएगा, बाकी ऊपर और नीचे आपके पास टी आएंगे। बात की समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? उसके बाद आपके लास्ट वाला ये वाला पॉइंट हमने ढूंढना है, ठीक है। पहले हमने अलहदा ये इसका टेबल बनाया, फिर अलहदा इसका टेबल बनाया, फिर हमने क्या किया कि ये वाली जो रकम आपके पास थी इसका बनाया, फिर ये पूरी रकम का बनाया, अब इस पूरी रकम का बनाएंगे, ठीक है। ये आपका वैसे इतना अहम नहीं, एग्जाम्पल वो टेबल ही है, तो फिर भी आपके पास अब कहते हैं ना, निगेशन क्यू का कंडीशनल लेना है निगेशन पी के साथ, निगेशन क्यू का कंडीशनल लेना है निगेशन पी के साथ, ठीक है। अब देखें कंडीशनल लेना है तो टी ढूंढे और टी के बाद एफ ढूंढे, टी और उसके बाद एफ है, तो मतलब यहाँ से बस आपका एफ आंसर आएगा, बाकी आपके पास टी आएंगे, ठीक है। अगर तो आपने लेक्चर बड़े गौर से सुना है, और जो मैंने जब स्टार्ट में आपको करवाया था वो वाली उर्दू वैसी ही जैसे मैं बोल रही थी लिख ली, तो आपको कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इसको करना है एक दफ़ा में। अब देखें ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी, कहते हैं एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रापॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। पहला और चौथा आपके पास बराबर था ना, ये यहाँ देखिए मैंने आपको लाइन लगा के बताया था कि ये वाला जो है कंट्रापॉजिटिव और जो कंडीशनल सवाल होता है वो बराबर होता है, कन्वर्स और इनवर्स आपके पास बराबर होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रापॉजिटिव आर इक्विवेलेंट, मैंने भी बताया, उनके आंसर्स भी आप देखें इक्वल आएंगे, कंडीशनल के और कंट्रापॉजिटिव के। कंडीशनल आपके पास ये वाला है, ठीक है, और कंट्रापॉजिटिव ये वाला है, तो देखें दोनों में पहले क्या आया, टी टी आया, फिर दोनों में क्या आया, एफ एफ, फिर टी टी, फिर टी टी, ठीक है। इनके आंसर्स आपके पास बराबर आएंगे। अब नेक्स्ट कहते हैं कि देयरफॉर एनी थ्योरम, कोई भी थ्योरम आपके पास मैथ में होगा, मे बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग इट कंट्रापॉजिटिव। मतलब एक बात चल रही है, आप लेट्स सपोज कहें कि हम लाहौर जा रहे हैं, तो आप इस मतलब थ्योरम की तो आपको जाहिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, कि मैं आपको जनरल बता रही हूँ, तो हम लोग बाद वाला कैसे इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पहले सपोज करेंगे कि हम लाहौर नहीं जा रहे हैं, उलट उसका सपोज करेंगे, ठीक है। उलट सपोज करके तो फिर हम लोग उसका आंसर लेंगे। नीचे भी एक एग्जाम्पल दी और एक नेक्स्ट बड़ी मजे की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। कहते हैं दी कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मैंने ये बात भी आपको पीछे बता दी है। अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल पे अपनी पे आई, कहते हैं कि प्रूव दैट इन एनी यूनिवर्सल सेट, कोई यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है उसमें से पीछे हम लोग छोटे छोटे सेट बनाते हैं। कहते हैं कंसीडर दी कंडीशनल, आपने कंसीडर कर लेना कंडीशनल। कंडीशनल आपके पास क्या है, कहते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है। अब दूसरी आपने बात क्या करनी है, कहता है कि ये यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इसको आपको जनरल एक एग्जांपल दूं, तो देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, फॉर एग्जांपल उसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक हैं, ठीक है। अब आपने वहाँ से छोटे सेट्स बनाने होते हैं, जैसे आपने सेट बना लिया ए वाला 1 से लेके 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5, उसमें एक बी भी आपने सेट बना लिया, वो आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल 6 से लेके चले 10 तक बना लिया, या जो भी आपने बनाना है।
अब आपने यहाँ से जो एक एलिमेंट एक्स लिया है, यूनिवर्सल सेट से लिया है, तो जाहिर है वो ए या बी दोनों में, इसमें से ही आपने ए बी बनाया हुआ है ना। तो जो एक्स अगर आपने यू से लिया है तो फिर एक्स यहाँ तो ए से या बी में से किसी एक में तो मौजूद होगा ना। तो ये वाली बात हमें करने लगा है। कहते हैं कि लेट किया कि एक्स हमने कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से ले लिया है। अगर आपने यूनिवर्सल सेट से ले लिया, और यूनिवर्सल सेट जब हम लोगों ने पावर सेट्स बनाने सीखे थे पिछले चैप्टर्स में, सेकंड वाला चैप्टर था आई थिंक, उसमें हमने कहा था कि उसके सबसेट में एम्प्टी सेट ज़रूर आपने लिखना है, ठीक है। तो कहता है कि एक्स बिलोंग करेगा एम्प्टी सेट से। ये बात आपकी फाल्स है। फाल्स क्यों है? एम्प्टी का मतलब होता है खाली सेट, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। यहाँ हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव बात करने लगे हैं, हम उलट बात कर रहे हैं, हम गलत बात कर रहे हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है एम्प्टी सेट से। तो इसका कंडीशनल क्या होगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है एम्प्टी सेट से, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका कंडीशनल हम लोग एक और मैं बात करने लगी हूँ। पहली बात में आपने ऊपर वाले एक स्टेप में आपने लिखना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, उससे नीचे वाले स्टेप में आपने ये पूरा स्टेप लिखना है। उसमें आपने पहले बात गलत कर दी कि एक्स बिलोंग कर रहा है एम्प्टी सेट के साथ, और फिर आपने कंडीशनल लगा दिया एक्स बिलोंग कर रहा है ए के साथ। ए सेट जाहिर है ए तो यूनिवर्सल सेट में से बनाया होना है, तो उसमें तो आपके पास बिलोंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास चलो जी ट्रू बात होगी। पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। इसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? इसका आंसर आपके पास ट्रू आना चाहिए। उसकी रीजन मैंने आपको कहा था कंडीशनल में पहला टी होगा मतलब ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, तो फिर आप बस फॉल्स कह सकते हो। तो देखें पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, मतलब पहला टी होना चाहिए था और दूसरा एफ होना चाहिए, यहाँ उलट है, तो ये इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, ये इधर देख लें, पहला टी हो और दूसरा एफ हो तो फिर बस आप एफ लिखोगे, बाकी सारे केसेस में आपने टी लिखना है। तो देखें यहाँ उलट है, एफ पहले है टी बाद में, तो इसका आपका आंसर क्या है? ट्रू है। तो आपने कहना है दी एंटीसीडेंट, मतलब जो आपके पास पहले वाला पी है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ऑफ दिस कंडीशनल इज फॉल्स बिकॉज नो एक्स बिलोंग्स टू यू इज अ मेंबर ऑफ फाई, कि एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल से। कोई ऐसा यूनिवर्सल सेट का एक्स एलिमेंट नहीं है जो फाई सेट में भी हो। फाई तो खाली सेट होता है, तो फिर यू का एलिमेंट फाई सेट में होना ही नहीं है। तो कहते हैं हेंस द कंडीशनल इज ट्रू। जो बात मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में समझाई है वो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब फिर कहते हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल पी कंडीशनल क्यू, और ये आपको पता है ना कि एंड वाला है। ठीक है, एंड पी, इसके दरमियान में एक बनाओ, एंड आपने दूसरा किसके दरमियान बनाना है? एक तो आपने टेबल पूरा जो है यहाँ से बनाना है, और कहते हैं एक और आपने ये वाला बनाना है, ये दूसरा बनाना है। तो ईजी है, हमें ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए पी क्यू तो आपने हर एक में लिखना है, दो दो दफ़ा टी, दो दफ़ा एफ, और बाकी पी क्यू लिखने का मैंने तरीका आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, पी का कंडीशनल क्यू के साथ चाहिए। ठीक है, पी का कंडीशनल क्यू के साथ, तो पहला हमारे पास जो है, अगला जो है वो हमारे पास इसका बनेगा कॉलम। ठीक है, उससे अगला फिर हमने किसका बनाना है? फिर हमने ये वाली चीज़ बना लेनी है, इसका एंड पी, मतलब इस पूरी का हमने एक ये वाला बना देना है। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है? तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा देखें, पी का कंडीशनल क्यू के साथ होना चाहिए, वो हमने पहले वाली जब हल करना है तभी बना लेना है, तो फिर इसके लिए आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका हमने क्या करना है? एंड लेना है किसके साथ? पी के साथ। तो ये सारे का सारा असल में आप देखें ना, तो ये सारे का सारा यही लिखा हुआ है, पी एडो क्यू लिखा हुआ है, एंड का साइन है, फिर पी लिखा हुआ है। तो मतलब ये तो हमें बनाना पड़ना ही नहीं है, हमें नेक्स्ट टेबल इस पूरे का बनाना पड़ना है। तो समझ आ गई कैसे करके आपने टेबल बनाने हैं? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं भी समझ आए क्वेश्चन जब करेंगे सारी समझ आ जानी है। अच्छा देखें, पी क्यू बनाना आ गया, पहले मैंने कहा मैंने ये बता दी कि कौन किस का कॉलम आपने बनाना है। अब देखिए पी कंडीशनल क्यू लगाना है, तो कंडीशनल का मतलब होता है अगर पहला टी हो दूसरा एफ हो तो फिर आपने एफ लिखना है। ढूंढे कहाँ, पहले टी और फिर एफ है। ये पी का क्यू के साथ पहले इधर से देखना इस साइड पे, तो टी है उसके बाद एफ होना चाहिए, तो ये नहीं है, टी उसके बाद एफ होना चाहिए, तो ये है। इसका आपने बस एफ लिख देना और बाकी फिर आप सारे टी कर देने। बात की समझ आ गई कि नहीं? तो पहला आपका टेबल बन गया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ तो आपने बना ली, ये वाली चीज़ तो बनी है हमारे पास। यहाँ कहता है उसका आपने एंड लेना है। एंड किसके साथ लेना है? आपने पी के साथ लेना है। तो एंड में एग्जाम्पल याद करें, आज हमने आलू गोश्त बनाना है। अगर आप आलू भी उसमें डालोगे और गोश्त भी डालोगे, एंड का मतलब है कि दोनों ही चीज़ें आपने शामिल करनी है। ठीक है, मतलब ये कंजक्शन है, इसके ऊपर लिख लें, कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब है कि आप दोनों ही चीज़ें, अगर आप आलू भी डालोगे गोश्त भी डालोगे तो फिर हमने मतलब दोनों ही टी होंगे तो फिर आपने टी लिखना है। तो हमने किसका करना है? ये पहले ये लिखा हुआ है, इसका किसके साथ करना है? पी के साथ। इसका इसके साथ करना है। तो देखिए दोनों ही टी होंगे तो फिर आपने टी लिखना है, बाकी सारे आंसर आपने एफ में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ये वाला जो है, ये आपके पास ये वाली चीज़ है ना, इसका कंडीशनल आपने क्यू के साथ लेना है। तो मतलब अब हम जो है
इसको हल करेंगे इसके साथ, इस साइड पे आएंगे। तो फिर ढूंढे, कंडीशनल ही है, कंडीशनल में आपने फिर क्या करना है, पहला टी और दूसरा एफ ढूंढना है। तो ये तो नहीं है, ये टी है, टी के बाद एफ आना चाहिए। तो यहाँ आपके पास देखिए एक ही टी था, उसके बाद इस टी के साथ ये वाला टी है, हमने कहा टी के बाद एफ ढूंढना, बाकी एफ मतलब टी है ही नहीं है, तो मतलब ये सारे के सारे ही क्या होंगे, ट्रू आपके पास होंगे। अगर टी के बाद एफ होता उसको हमने एफ काट देना था। अब सारे में जो है दोनों, जो हमने दोनों में देखा है कहीं भी टी के बाद एफ नहीं है, यहाँ टी के बाद टी है, तो आपके पास यहाँ बाकी कोई टी है नहीं कि जिसको हम लोग देख सकें, तो ये सारे ही आपके पास ट्रू हो जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ, इसकी भी उसने ना आपकी एक्सरसाइज जो है आपको दी हुई है, उसमें उसने पूछा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन लिखें, और इसमें इसने इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो फिर मैंने वो आपको लिखवा दूंगी एक्सरसाइज में, ठीक है। कहते हैं सपोज फयाज इज स्टूडेंट इन ग्रेड 9। ये थोड़ी सी बात हमें समझाने लगा कि मैथमेटिकल प्रूफ का मतलब क्या है। मैथमेटिकल प्रूफ का मतलब होता है कि हमें उसके लिए कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ता है, कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो कहता है कि फयाज एक बच्चा है जो 9वीं क्लास में पढ़ता है। वन डे, एक दिन ही अराइव्ड होम लेट, वो घर लेट आया ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन अ सिटी। अक्सर होता है कि वो ट्रैफिक ज़्यादा होती है, ट्रैफिक की वजह से वो घर लेट आया। हिज फादर, उसके जो वालिद हैं, हाउएवर सस्पेक्टेड, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने ये ख्याल किया कि दैट फयाज हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि फयाज आज स्कूल नहीं गया। ये लेट आया तो इसका मतलब आवारागर्दी करता रहा है, वो मतलब स्कूल नहीं गया। एंड इंस्टेड स्पेंट द डे एल्सवेयर, कि उसने दिन कहीं और गुजारा। टू एड्रेस हिज कंसर्न, अब अपना जो उनकी फिक्रमंदी थी कि ये कहाँ दिन गुजार के आया, उसका पता चलाने के लिए हिज फादर आस्क्ड, उसके वालिद ने पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, द ट्रूथ, सच क्या है। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल गए थे। फयाज रिस्पोंडेड, फयाज ने जवाब दिया, सेइंग यस, उसने जवाब में कहा यस, हाँ मैं गया था, आई डिड, मैं गया था। स्टिल, अभी तक जो है डाउटफुल, वो क्या है, डाउट में ही है। हिज फादर, उनके वालिद, आस्क्ड, पूछा, उससे कहा, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट यू अटेंडेड स्कूल, कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम स्कूल गए थे। टू सेटिस्फाई हिज फादर्स कंसर्न, अपने वालिद के फिक्रमंदी को, मतलब अपने वालिद के इस डाउट को, वालिद को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, फयाज ने कहा, दैट माई क्लास फेलो अहमद, कि मेरा क्लास फेलो जो अहमद है, वेंट टू स्कूल गया था, विद मी, मेरे साथ, एंड कुड कन्फर्म विद हिम, आप उससे पूछ लें, उससे कन्फर्म कर लें। बट हिज फादर वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड बाई हिज वर्ड्स, उसके वालिद जो है अभी भी उसके अल्फाज से जो हैं सेटिस्फाई नहीं हुए, मुतफिक नहीं हुए, वो ये सोच रहे होंगे कि शायद इसका दोस्त भी झूठ बोल दे। कहते हैं नाउ, अब हाउ विल ही प्रूव हिज फादर्स क्लेम, अब वो अपने बाप का जो दावा है कि तुम आज स्कूल नहीं गए, उसको कैसे वो प्रूव करेगा। तो कहते हैं दैट हाउ विल ही प्रूव हिज फादर्स क्लेम दैट ही वेंट टू स्कूल आर नॉट, कहते हैं वो अपने बाप का जो दावा है कि वो स्कूल नहीं गया, उसको कैसे साबित करेगा। टू प्रूव हिज फादर्स क्लेम, अपने बाप के जो दावा है उसको झूठा साबित करने के लिए, फयाज वुड नीड टू प्रेजेंट सम एविडेंस, उसको कोई ना कोई सबूत लाना पड़ेगा। सबूत क्या लाना पड़ेगा, लाइक हिज अटेंडेंस, अपनी जो है हाजिरी फॉर दैट डे, उस दिन की जो है हाजिरी वो दिखा दे, विच वाज रिकॉर्डेड, जो कि दर्ज की गई, इन द स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर्ड, स्कूल में जो हाजिरी रजिस्टर्ड होता है, और सीसीटीवी फुटेज, या आपके पास जो है कैमरे अगर लगे हुए हैं स्कूल में, फ्रॉम द स्कूल टू प्रूव, तो या फिर स्कूल में जो कैमरे लगाए हुए हैं वहाँ से सीसीटीवी जो है फुटेज वो निकाल दे, टू प्रूव दैट ही वाज इंडीड प्रेजेंट दैट डे, कि वो इस दिन स्कूल जो है वो गया हुआ था, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग बात करके नहीं, हमें उसका सबूत देना पड़ता है मैथमेटिकल प्रूफ में। ये आपके पास उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि मैथमेटिकल इसका प्रूफ क्या बनेगा, तो वो सीसीटीवी फुटेज निकाल दे, या फिर ये कि अटेंडेंस रजिस्टर पे जो रिकॉर्ड है वो दिखा दें। एक और हमें एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल में हमें क्या दे रहा है, कहते हैं कि कंसीडर एन अदर सिचुएशन, एक और हमें सिचुएशन दे रहा है कि आप कहीं मोबाइल फ़ोन लेने गए हैं, जब मोबाइल फ़ोन आप खरीदते हैं तो हमें वारंटी कार्ड देता है, जिसपे हमारे पास जो है गारंटी भी होती है कि अगर 1 साल तक जो है आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती है, ख़राब हो जाए तो हम उसको सही कर देंगे। अब एक शख्स है, उसने अपना मोबाइल यूज़ किया और उसकी जो है कुछ ही दिनों बाद जो है उसका मोबाइल हो जाता है ख़राब, टूट जाता है। अब वो जाएगा दुकान पे, तो दुकान पे जब जाएगा, जब उनको कहेगा कि मेरा ये मोबाइल ख़राब हो गया, इसको चेंज कर दें, तो मतलब
वो ये दावा करेगा कि मैंने आपसे मोबाइल ख़रीदा हुआ, तो वो कहेंगे हमें कोई एविडेंस ला के दो, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने ये मोबाइल हमसे ख़रीदा है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका वारंटी कार्ड उनको शो करना पड़ेगा। अगर वो वारंटी कार्ड नहीं शो करेगा तो फिर जो आपके पास जिससे उसने मोबाइल लिया है, जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो फिर वो इसकी बात को जो है वो झूठा साबित कर देगा। लेकिन अगर ये वारंटी कार्ड देगा तो इसकी बात को क्या कर देगा, कोई एविडेंस देगा, तो फिर उसको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन होगी वारंटी कार्ड भी सबूत अगर देगा, तो मैथमेटिकल प्रूफ इसका ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 है प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है आपने। ठीक है, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। और ये आपकी एग्जाम्पल इस लिहाज से है मैं, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन उसने जो है आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो अगर वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो इसका मतलब एग्जाम्पल भी आपको पेपर में आ सकती है, तो ये आपने करनी है। कहते हैं इफ़ एक्स इज़ एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर है आपके पास। ओड नंबर आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 3, 5, 7, 11, इसके बाद जो है आपके पास 13, 17 इस तरह के हैं। ठीक है, कहते हैं एक्स इज़ एन ओड इंटीजर, देन एक्स स्क्वायर इज आल्सो एन ओड इंटीजर। ये हमें कह रहे हैं एक्स आपके पास ओड है, तो हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि एक्स स्क्वायर भी ओड होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओड इंटीजर को कैसे लिखते हैं और इवन को कैसे लिखते हैं। देखें, ओड इंटीजर्स को लिखने का तरीका मैं इसके लिए ओ लिखने लगी और इवन के लिए इवन आप लिखते हो 2m। ठीक है, या के चलें इसकी जगह हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, ये जी के, आप एग्जाम्पल में के लगाया हुआ इसलिए मैंने लगा दिया। के का मतलब आप इंटीजर कोई सा भी यूज़ करो। के की जगह 1 यूज़ करोगे 2 1s are 2 आएगा, 2 यूज़ करोगे 2 2s are 4, फिर आपके पास इवन नंबर 1 है। अगर यहाँ 3 यूज़ कर लेते 2 3s are 6, फिर आपके पास इवन नंबर 1 है। 2 4s are 8, 2 5s are 10, मतलब आप जितने भी इंटीजर्स ले रहे हो आपके पास इवन नंबर 1 है। तो इवन नंबर को जनरल लिखने का तरीका 2 और इसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ओड नंबर को लिखने का क्या है, अब आपको पता है कि आपने कहा 2 1s are 2 बन रहा है। अब ओड बनाने के लिए 2 में 1 आपको प्लस करना पड़ना है, तो इसको आप लिखते हो 2k + 1। अगर आप यहाँ 2 पुट करते हो, 2 2s are 4, मतलब इवन बना है। 4 में 1 ऐड करोगे तो ओड बन जाएगा ना। तो ये आपका तरीकाकार होता है ओड नंबर को लिखने का। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो है हमने कहा कि x हमारे पास ओड नंबर है। मैं इसमें इंग्लिश नहीं लिखूँगी, इंग्लिश आप बुक से लिखेंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह काम में छोटा हुआ है इसका ही। ठीक है, हमने कहा x ओड नंबर है, तो x अगर ओड नंबर है तो x को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2k + 1 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने साबित करना है कि एक्स स्क्वायर इज आल्सो ओड। तो एक्स स्क्वायर को अगर साबित करना है ओड, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह जो है ये एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, 2k + 1 का स्क्वायर बन देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका स्क्वायर खोलो, 2 पावर 2 लेंगे आपके पास 4 आएगा और साथ आपके पास क्या आएगा, k का स्क्वायर, a² + 2ab 2 फार्मूले का, a में आपके पास गिनती का वर्ड क्या है 2k और b में आपके पास क्या है 1, 2 2s are 4, 4 1s are 4, तो 4k और साथ ही वाला k आ जाएगा 4k। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट वाला b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हमने ओड प्रूव करना है। ओड के लिए तो हमें ऊपर नजर आ रहा है 2 का मल्टीपल एक चीज़ हो और +1 होना चाहिए, तो +1 हम साइड पे रहने देते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास 2k² प्लस क्या बचेगा 2k। ठीक है, और ये +1 हमने कहा हमने साइड पे रहने देना है। अब ये नंबर जाहिर है k की जगह आप रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रखते हो 0 ही रख लेते हो, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, पूरी रकम 0 0 2 से मल्टीप्लाई अगर 0 0 में +1 करोगे तो 1 आ जाएगा, ओड नंबर यहाँ है। अगर यहाँ 2 रखते हो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ 8 बनेगा और 2 2s are 4, तो 8 में 4 जमा करेंगे कितना आएगा 12, 12 दूनी 24, यहाँ से इवन 24 में 1 प्लस करोगे तो आपके पास 25 बन जाएगा। तो आपने मतलब ये अंदर जो नंबर आपका बन रहा है ना, अंदर आपके पास इवन नंबर बन रहा है, तो इसको कोई भी नाम दे दो। जाहिर है आपने जब हल करना है आपने तो वैल्यूज लेनी है, आपने के ABC में थोड़ा लेना है, जब रियल लाइफ में हम लोग करेंगे। इसको हमने कोई नंबर हमारे पास एक नया आ जाएगा, जैसे 24 आया उसको हमने m का नाम दे दिया +1, तो 2k + 1 या 2m + 1, ये फॉर्म +1 आया ना, अगर +1 खत्म हो जाता तो फिर ये इवन होना था, +1 आया तो इसका मतलब है कि आपके पास x² भी जो है वो भी आपके पास क्या है, ओड इंटीजर है। अब बुक पे देखते हैं कैसे उसने किया हुआ। हमने कहा लेट x be an odd integer, then by definition of an odd integer we can express x as, हमने कहा x अगर odd है तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2k + 1 वाली फॉर्म में, और k आपके पास इंटीजर्स होंगे 0 प्लस सारी वैल्यूज आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, नाउ ऊपर आपने इंग्लिश लिख लेने, we prove x² is
ओड, ठीक है। उसके बाद ये हमने पुट किया, ये फार्मूला खोल के ये वाली फॉर्म बनाई और उसके बाद आपने ये सारा ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने करवाया। लास्ट पे लिखते हैं एक्स कैरीज एन ओड बाय डेफिनेशन ऑफ ओड नंबर, ये नहीं लिखोगे, देयरफॉर एक्स कैरीज एन ओड इंटीजर, बस इतना लिख दोगे, ठीक है। कहते हैं लेट एक्स एंड वाई बी ओड इंटीजर्स, आपके पास ओड इंटीजर है, मतलब एक्स को भी आप फिर 2k+1 की फॉर्म में लिख सकते हो और वाई को भी आपने के की जगह वैल्यू चेंज करनी पड़नी है। अगर सेम लिखोगे तो फिर तो आपका एक्स वाई ही बराबर आ जाना है। उसने कहा एक्स एंड वाई मतलब दो अलग अलग आपकी चीज़ें हैं, दोनों ही ओड है, ठीक है। इसको 2k+1 इसको 2n+1 लिख दिया। कहते हैं देन बाय डेफिनेशन ऑफ ओड इंटीजर वी कैन एक्सप्रेस एक्स एंड वाई। अच्छा ये स्टेटमेंट, ये सोल्यूशन इधर लिखा होता है, स्टेटमेंट ऊपर से पढ़ते हैं। कहते हैं द सम ऑफ 2 ओड इंटीजर इज एन इवन नंबर। तो हमने एक्स और वाई दो ओड नंबर लिए हुए हैं, अब इनका हमने सम करना है। सम किया तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू और वाई की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो इसको ब्रैकेट्स को ना लिखो, ठीक है। 2 के एक पास से आपने 2n ले आना है, ठीक है। और ये 1 जो है इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है, दोनों 1 जो है आपके पास। अब देखिए इसमें से आपने क्या करना है, इसका एक स्टेप आपने और बढ़ाना है, 2k प्लस, क्योंकि हमने क्या शो करना है, इवन शो करना है, तो उसमें 1 खत्म करना होता है। तो आपके पास 2 और 1+1 आपका 2 हो जाएगा, ये एक पूरी रकम बन गई। इन तीनों में से आपने 2 बाहर निकाला, अंदर k+n+1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इनको प्लस करो, कोई ना कोई आंसर आना, उसको m का नाम दे दे, तो +1 खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि x + y, अगर दो आपके पास नंबर ओड हो तो उनका आंसर आपके पास इवन आता है। ये इस एग्जाम्पल का मतलब है, ठीक है। बात की आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये वाली जो है ये भी आपकी अहम है, तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे पहले लिखती हूँ और फिर व्हाइट बोर्ड पे करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ इसका ये है कि एक चीज़ जो है, इसने डी मॉर्गन का ये लॉ है, यूनियन वाला इधर दिया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला आपको उधर दिया हुआ है। तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी तो तब फिर हैंड से करवा दूंगी। चलिए अभी ऐसे ही देख लेते हैं। आपके पास जब भी आपने दो चीज़ों को बराबर साबित करना है ना, उसका तरीकाकार आपके पास क्या होता है। अगर आपने सेट्स वगैरह आपके पास और उनको आपने बराबर साबित करना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, मतलब देखिए आपने ए को बी के बराबर लेके जाना है, बराबर लेके आना है। आपने फिर पहले क्या करना होता है, एक्स को पहले आपने ए वाले सेट को पकड़ना होता है, उसको कोई ना कोई नाम देना होता है, उसको फिर हाल उसके स्टेप्स काट के तो फिर लास्ट में इस साइड पे आपका एक्स ही रहता है, जो दूसरी साइड की चीज़ होती है वो बना लेनी होती है, ठीक है। और फिर जब इस साइड पे ए से आप चले थोड़े आपने बी बना लिया तो इसको बराबर नहीं लिखते होते, इसको लिखते होते ए सबसेट है बी का। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती होती है। फिर आपने दूसरी दफ़ा इसी सवाल को पकड़ के करना होता है, इसमें एक्स लिया आप वाई ले लें, लेकिन वाई एक्स आपने ए के साथ लिया पहले वाले के साथ, वाई आपने दूसरे के साथ लेना, वाई बिलोंग्स टू बी। ये करते करते आपने ना बी है तो मतलब इस साइड पे फिर आपने ए ले आना है। तो जो पहले होता है वो आप पीछे लिखते हो और जो बाद में होता है उसको आगे लिखते हो। देखो जैसे पहले ये आपके पास था तो मैंने ए पहले लिखा है और जो आंसर में है उसको बाद में लिखते हैं। तो अब मैंने लिया बी है, तो देखिए ए सबसेट है बी, मतलब ए छोटा है बी से, और अगले में हमने साथ बराबर का भी आपके पास साइन है, और दूसरे में हमने कहा बी छोटा है ए से। तो मतलब फिर पहले मैं कह रही हूँ ए छोटा है बी से, फिर मैं बात उल्टी कर रही हूँ बी छोटा है ए से, और दोनों में इक्वल के साइन भी लगा रही हूँ, तो मतलब दोनों इक्वल होते हैं। ये तरीकाकार होता है, ठीक है। और इसके साथ एक और आपने कॉन्सेप्ट समझना है, हम लोग कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है। मेरे पास, मैं तो छोटी सी आपको ये चीज़ बढ़िया है, मगर आप समझ लेंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे पास है ए बी सी डी यूनिवर्सल सेट में, ठीक है, और ए में मेरे पास सिर्फ ए और बी है। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है। मैंने ए का कंप्लीमेंट निकालना है, मैं आपको बस फ़र्क बताना चाहती हूँ ए और ए कंप्लीमेंट के आंसर में फ़र्क क्या होता है। तो उसको आपको पता है u माइनस ए लिखते हैं, छोटी क्लासों से हमने पढ़ा हुआ है। फिर हम लोग पढ़ते होते थे कि u की जगह जो है, मार्कर चेंज कर लें तो वही बेस्ट है, u की जगह जो है आपने जो आपने सेट लिया हुआ है ए बी सी और डी, फिर माइनस का साइन लगाया और ए की जगह उसका सेट ए बी। अब कंप्लीमेंट जो होता है, ये कंप्लीमेंट या u माइनस ए माइनस सेट्स को करने का तरीकाकार ये होता है कि इस सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इधर मौजूद ना हो। ए तो उधर मौजूद है, इसको नहीं लिख सकते, बी भी उधर मौजूद है, नहीं लिख सकते, सी और डी उधर नहीं मौजूद, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी डी आएगा। अब बात समझिएगा मेरी, अगर आपके पास मैं बात कर रही हूँ ना कि ए में आपके पास ए बी है, तो फिर आपके पास ए कंप्लीमेंट में कोई और ए कंप्लीमेंट में ए बी नहीं होगा, ठीक है। ए में देखिए ए बी है, और जब उसका कंप्लीमेंट का मतलब उलट कोई और चीज़ें आ जाएंगी, वो वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, तो फिर उसमें आपके पास ए बी नहीं होगा। यही बात मैं आप यहाँ अपने थ्योरम में यूज़ करने लगी हूँ, अगर आपने गौर से सुनी है तो। कहते हैं प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब नॉन एम्प्टी का एम्प्टी का मतलब उसमें कोई आपके पास एलिमेंट नहीं, और नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है।
ए एंड बी। तो कहते हैं इनको बराबर साबित करना है। तो तरीकाकार क्या, पहले आपने कहना है एक्स बिलोंग कार्ड है इसके साथ, उसको हल करते करते आपने ना दूसरी वाली चीज़ बना लेनी है जो इस साइड पे होगी। फिर दूसरी दफ़ा आपने कहना वाई इसके साथ बिलोंग कार्ड है, उसको हल करते करते आपने कहना वाई इसके साथ, और फिर उसको इक्वल कर देना। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने लेट किया कि एक्स इसके साथ बिलोंग कार्ड है, ठीक है, ये आपके पास कंप्लीमेंट है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अगर एक्स इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कार्ड है, अगर कंप्लीमेंट से बिलोंग कार्ड है तो फिर इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसके साथ, इस सेट के साथ। जो चीज़ कंप्लीमेंट में है वो सादे में तो नहीं ना होगी। कैसे, देखें, ए कंप्लीमेंट में सी डी है तो सादे वाले में ए में तो सी डी नहीं ना है। तो आपने पहला ही चीज़ वो लिखनी है कि अगर आपके पास जो है एक्स बिलोंग कार्ड है इसके कंप्लीमेंट के साथ, तो फिर एक्स बिलोंग नहीं करेगा कंप्लीमेंट के बगैर वाले सेट के साथ, ठीक है। अगर मतलब ए यूनियन बी के साथ ही नहीं बिलोंग करता, ए यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, और एक्स यूनियन में ही मौजूद नहीं है, तो मतलब है कि एक्स अलहदा ए में भी फिर नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा। आपने नहीं वाले साइन लगा दिए, ठीक है। ये इस तरह करने का तरीका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए बी हमने अलहदा अलहदा में चाहिए, ये अलहदा ये अलहदा, फिर उसका कंप्लीमेंट है, तो अब हमने यहाँ से कंप्लीमेंट में जाना है। अगर एक्स ए में नहीं है तो फिर एक्स मौजूद होना चाहिए। अब देखिए हमने ये जो इस पे जो साइन लगाया वो ख़त्म कर दिया। अब हमने कहा है कि अगर एक्स जो है ए में नहीं तो फिर एक्स किस में मौजूद होगा, ए कंप्लीमेंट पे, एक्स बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट पे, ऐसे ही एक्स बिलोंग करेगा बी कंप्लीमेंट पे, ठीक है। अब देखें एक्स जो है ए में भी और बी में भी है, जब दोनों में चीज़ मौजूद हो तो यूनियन लेते हैं कि इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब एक्स जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। चीज़ ज़हन में रखिए, हर स्टेप में एक नई चीज़ बताई हुई है। इसमें कहा कि अगर कंप्लीमेंट में है तो कंप्लीमेंट में नहीं, बगैर कंप्लीमेंट में नहीं होगा, फिर बगैर कंप्लीमेंट में नहीं है तो फिर इनके अलहदा अलहदा में भी नहीं होगा, अगर अलहदा अलहदा में नहीं है तो फिर इनके कंप्लीमेंट में होगा। पहले देखें कंप्लीमेंट नहीं है, ठीक है, फिर हमने इसको अलग-अलग किया, कंप्लीमेंट नहीं के बाद फिर हमने कंप्लीमेंट वाली बात की है, ठीक है। तो आपने यहाँ से चले और ये वाली चीज़ बना ली, तो मतलब पहले आपने जो है पहले वाली चीज़ यहाँ पहले लिख लेनी है, उसको सबसेट बना देना जो दूसरा आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये आपने बेशक ना लिखें, देयरफॉर लिख लें, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब फिर सपोज करना है, अब वाई इसके साथ बिलोंग करवाना है। हमने कहा सपोज किया कि वाई इसके साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है वाई इसके साथ। जब आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं तो फिर आपने कहना है वाई ए कंप्लीमेंट के साथ भी बिलोंग करेगा और वाई दोनों के साथ अलग अलग भी बिलोंग करेगा, ज़ाहिर बिलोंग कर रहा है। अगर इनके साथ बिलोंग कर रहा है मतलब इनके कंप्लीमेंट्स के साथ बिलोंग कर रहा है, तो मतलब सादे जब ये हो जाएंगे, अब हमने सादी चीज़ बनानी है, ठीक है। ए यूनियन बी अंदर सादा है ना, अब हमने सादी में, तो फिर इनके सादियों के साथ बिलोंग नहीं करेगा। जब इन सादियों के साथ बिलोंग नहीं कर रहा तो इनके यूनियन के साथ भी बिलोंग नहीं करेगा। जाहिर है वाई ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा, वाई बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर इनके यूनियन भी जो आप लोग उसमें भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमने आपने देखें यूनियन में जाना है, जब इसको लिया था तो फिर आपने इंटरसेक्शन लास्ट पे बनाना था, अब इंटरसेक्शन लिया तो यूनियन बनाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि फिर इनके यूनियन के साथ भी बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर किसके साथ बिलोंग करेगा, यूनियन में कंप्लीमेंट या नहीं लिखा, तो फिर कंप्लीमेंट जब लिखा दोगे तो फिर यहाँ आपने कहना है बिलोंग इसके साथ करेगा। अब चले कहाँ से थे, यहाँ से, और रुके आके कहाँ है, यहाँ पे। आप इसको पहले लिखोगे और ये जो आंसर है इसको बाद में लिखोगे सबसेट बना के। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो। इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग कह रहे हैं जो कंप्लीमेंट वाला है अलग-अलग का सबसेट है, और अब यहाँ लिख रहे हैं अलग-अलग जो है कंप्लीमेंट का सबसेट है, तो मतलब ये और ये दोनों बराबर है। लास्ट पे आपने ऐसे कर देना। बात की समझ आई कि नहीं, बहुत ईजी काम है बस ये। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों को समझ नहीं आते, इसका तरीकाकार ये है कि इसकी प्रैक्टिस बराबर की जाती है। जब टेस्ट होता है प्रैक्टिस करो, टेस्ट आपको मिला है स्कूल से या जहाँ से भी, तो आपने क्या करना है कि उसको 3 दफ़ा प्रैक्टिस करके चले जाना है। नहीं टेस्ट अच्छा होगा कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस 3 दफ़ा हुई हुई है। जब सेकंड दफ़ा आपका होना है, कुछ आपका जहन में वो चीज़ बैठी होनी है, फिर आपको ना ऐसा जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करोगे वो बैठना शुरू हो जाता है, फिर समझ आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे, हमारा लास्ट वाला जो है टॉपिक है, लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट है, थ्योरम, कंजेक्चर और एक्सियम। 3 चीज़ें आपके पास हैं। अच्छा, मैं अपनी वर्डिंग में पहले आपको समझाऊंगी, फिर अंदर वाली सारी चीज़ें जो है आपने करनी ही करनी है। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम आपके पास चीज़ हर लिहाज से प्रूव होगी होती है, उसको कोई बंदा गलत नहीं साबित कर सकता है, ठीक है, वो प्रूव होती है। और प्रूव वो कहाँ से की जाती है, जो हमारे पास पहले से बातें होती हैं, मतलब पहले से जो नॉलेज होता है उसको इकट्ठा कर करके एक हम लोग एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जो कि हर बंदा ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, वो हर लिहाज से आपके पास ट्रू ही होती है, वो आपके पास होता है थ्योरम होता है, ठीक है।
कंजेक्चर आपके पास ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास हर लिहाज से प्रूव नहीं होती है, कभी भी उसमें आपके पास मिस्टेक आ सकती, मतलब कोई भी उसको फाल्स साबित कर सकता है, ठीक है। जो अभी हर बंदे ने उसको एक्यूरेट नहीं ना कर दिया, वो आपके पास कंजेक्चर है। मतलब कंजेक्चर आपके पास वो चीज़ होती है जो आपके पास एक बात है, हाँ उसको मान तो सब ही रहे हैं, लेकिन ये एक उसको कोई किसी टाइम भी आप गलत साबित कर सकता है, ठीक है। और एग्जियम हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें साबित सही या गलत कहने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो एक बात होती है और उसको हर बंदा मान रहा होता है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हमारे पास एक दो एग्जाम्पल दे रहा है, हर एक में एक दो ऐसी एग्जाम्पल दे रहा है जो क्वेश्चन उसने फिर उस एक्सरसाइज में बनाया हुआ है कि उसको साबित करने, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़नी। कहते हैं थ्योरम आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपके पास ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास एक्यूरेट या इनएक्यूरेट आपके पास होती है। तो कहता है थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जो साबित हो चुकी होती है, ट्रू सही, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जो आपके पास पहले से आपको नोन फैक्ट्स होते हैं, जिन चीज़ों को आप जानते हैं, वहाँ से आप एक चीज़ साबित कर चुके होते हैं, वो थ्योरम होता है। थ्योरम की भी डेफिनेशन उसने पूछी हुई है। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो। कहता है the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल आपके पास कोई भी ऐसी शेप होती है जिसमें आपके पास उसकी 4 साइड होती हैं, तो वो रेक्टेंगल हो सकती है, वो आपके पास स्क्वायर हो सकती है, वो आपके पास क्यूब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल ही हम लोग बनाते हैं। रेक्टेंगल में हमने सीखा हुआ है कि हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, हर एंगल 90 डिग्री का। तो 90 में 90 जमा करोगे 180, 180 में 90 जमा करोगे 270, 270 में 90 जमा करोगे 360 आपका बनता है, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारे पास होगी क्वाड्रिलेटरल। तो कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में हर एंगल जो है 360 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है एक थ्योरम, ये प्रूव है, ये हर लिहाज से हमने प्रूव कर ली हुई है। इसी तरह की एक और हमने बात साबित की हुई है कि हमारे पास ट्राइंगल हो, तो ट्राइंगल में जो है एंगल तीनों साइड्स का जो है हम लोग प्लस करें तो वो हमारे पास 180 आता है। ये वाला प्रूफ हमने एक्सरसाइज में करना है और ये बहुत अहम आपका प्रूफ होना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, थ्योरम्स हैं। तो ये हमने साबित कर दिया, ये मैंने डायग्राम बना के आपको शो कर दी। ये प्रूफ है आपके पास कि 360 डिग्री होता है, ये आपके पास थ्योरम है। कहते हैं दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स के बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह जो है पढ़ भी चुके हैं, पढ़ना भी है। कहते उसने एक स्टेटमेंट हमें दी हुई थी, कहते हैं एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। इंटीजर के मतलब आपके पास इंटीजर्स होते हैं ना, 0 +-1 +-2 +-3। कहता है कि आपने कहाँ से लेना है, ग्रेटर देन 1, मतलब प्लस वाले लेने हैं और 1 से बड़े लेने हैं। 2, 3, 4, 5 से हम लोग बात करने लगे हैं। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, उनको एक यूनिक तरीके से एक आपके पास एक उसका यूनिक तरीका है, उसको कैसे लिख सकते हो, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। देखें आपके पास आपने ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर हमने कहा है कि 2 से क्या 1 से बड़े की बात करनी है हमने, 1 से बड़े, 2 से शुरू करते हैं। इंटीजर साढ़े चले मैं 5 तक बस लिखने लगी हूँ। कहते उसको आप मल्टीपल में, प्रोडक्ट में लिख सकते हो। किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर है, खुद 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 1s are 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 को लिख सकते हो 3 × 1। 4 को प्राइम नंबर्स कौन से यूज़ करोगे, 2 प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम है, ये भी आपके पास प्राइम है। 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 × 1। तो आपके पास जो है इनको हम लोग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, किस मल्टीप्लाई में, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम। इसका जो है फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम उसने क्या हमें दिया था, ये बहुत अहम आपकी चीज़ है। कहते हैं दे आर, ये हमने वैसे ना उसमें भी की हुई है, मेरे जहन में आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री जब हमने स्टार्ट की थी उसमें भी हमने ये वाली चीज़ यूज़ की हुई है। कहते हैं दे आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर, कोई ऐसे 3 आपके पास नंबर नहीं है, गिनती के जितने भी आपके पास लाखों खरबों में कोई ऐसे 3 नहीं है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, an + b⁴n = c⁴n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अच्छा देखें, ये मैं आपको ना बात इसी वाइट बोर्ड पे ही समझाऊंगी, मुझे पता है कि यहाँ जिस तरह इसने लिखा वो बात नहीं समझ आनी है। देखें आपके पास बात, अगर हम लोग कोई हमें कहे ना a + b = होता है c के, तो हम कहेंगे ठीक कह रहा है, a + b c के बराबर होता है। कैसे, कोई भी एक नंबर ले लें, 3 ले लें, तो 3 को आप 1 + 2 लिखोगे, मतलब a b c तीनों मुख्तलिफ आपने नंबर लिए, 1 में 2 करोगे तो एक तीसरा नंबर 3 बन जाएगी, बात इसकी ट्रू है। फिर हमने
पैथागोरस थ्योरम या फिथागोरस थ्योरम किस चैप्टर में? ट्रिग्नोमेट्री में ये बड़ी दफ़ा साबित कर दिया है। जब हमने साइन कॉस टैन की वैल्यू तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि आपके पास अब क्वेश्चन कोई भी था तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये भी हमारे पास चीज़ प्रूव है। लेकिन अब आप कहते हैं कि ए पावर एन का मतलब है प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू सी पावर एन के लिए कोई आपके पास नंबर्स नहीं है जो इस चीज़ को साबित कर सकें। लेकिन साथ वो बता रहा है कि एन की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है। देखें साथ वो कंडीशन लगा रहा है ना, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 नहीं, अगर इक्वल का साइन होता फिर उसने 2 कहना है। 2 से बड़ी मतलब 3 आपके पास यहाँ यूज़ कर लो, या 4 कर लो, या 5 कर लो, तो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इक्वेशन आपकी सही साबित हो जाए। कुछ एग्जांपल्स भी इसकी वो देगा, ठीक है। ऊपर यही जो मैंने चीज़ें आपको बता दी हुई है ना, एन इज इक्वल टू 2 के लिए आपका जो है पैथागोरस थ्योरम और जो है जो बातें मैंने कह दी वो उसने सारी यहाँ तक वही की हुई है। नेक्स्ट करते हैं जो हम लोग कह रहे हैं कि एन इज इक्वल एन ग्रेटर देन 2 के लिए ये चीज़ सही साबित नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं लेट एग्जामाइन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को जो है ना हम लोग एग्जामाइन करते हैं कि सही है या गलत है। एन इज इक्वल टू 3 के लिए ले लेते हैं। दिस स्टेटमेंट बिकम्स ऐसी बन जाएगी, एन की जगह 3 3 3, अगर एन आप 4 लोगे 4 4 4, अगर 10 लोगे तो ऊपर 10 10 आप लगा। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सर्चिंग, कहता कई सदियों तक इस पर सर्च की गई, नो सच इंटीजर सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड। कोई हमें ऐसे नंबर्स नहीं मिले जिसके लिए इक्वेशन सही साबित हो। एंड वाइल्स प्रूफ कन्फर्म्ड दैट नो सच नंबर एग्जिस्ट। और एक साइंसदान है वाइल्स, उसने साबित किया कि कोई ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करता है नहीं जिसके लिए आपकी कंडीशन सही साबित हो जाए, ठीक है। तो कहता है फॉर एग्जांपल आप ए में ले लेते हो 3, बी में ले लेते हो 4 और सी में ले लेते हो 5। मैंने कहा आपने डिफरेंट लेने हैं, ठीक है। ऊपर पावर आपने बस सेम रखनी है। तो 3 पावर 3 लेंगे 27 आएगा, 4 पावर 3 लेंगे 64 आएगा, और 5 पावर 3 लेंगे 125। इन दोनों को प्लस करेंगे 91 आएगा, इसको 125। इक्वल आंसर नहीं आता। लाखों खरबों जो है नंबर्स पे चेक किया गया, इसका आंसर सही नहीं साबित होता। तो वाइल्स ने कहा है कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहते हैं फार्मेट एक साइंसदान है, उसने क्या क्लेम किया था, ये जिसका अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, ये जो पीछे वाली स्टेटमेंट है ये इसी की स्टेटमेंट थी ना। उसने क्या दावा किया है, कहता है ही कुड प्रूव दिस थ्योरम बट नोटेड दैट द मार्जिन ऑफ हिज बुक वाज टू स्मॉल। कहता है फार्मेट ने कहा था कि मैं इसको साबित करूंगा कि ये हो जाता है, जो आप लोग कह रहे हो कि नहीं ये क्यूब के लिए नहीं होता है या इससे बड़ी। कहता है उसने कहा कि मैं साबित कर दूंगा, लेकिन उसने जो हमें बुक्स दी हैं वो उसमें मटेरियल ही बहुत थोड़ा है। अब हमें फॉर सच अ मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन जो हमें सही वाला इसका जवाब दे सके, मतलब उसने काम इस पे किया है लेकिन ज़्यादा काम नहीं वो कर सका है। तो कहते हैं डिस्पाइट हिज असर्टेशन, जो उसने हमें असर्टेशन दी है, जो हमें बात कह रहा है, मैनी मैथमेटिशियन फाउंड इट चैलेंजिंग। बहुत ज़्यादा साइंसदानों ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया टू प्रूव द थ्योरम फॉर सेंचुरीज, के सदियों तक हम उसकी बात को जो है ना उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम इस बात को साबित कर सकें कि वो अगर कह रहा है कि हो जाता है, तो उन्होंने कोशिश की। द थ्योरम रिमेन्ड अनप्रूवन, लेकिन कोई ना साबित कर सका, ठीक है। पावर 3 और उससे बड़ी पावर्स के लिए फॉर ओवर 350 ईयर, 350 साल तक काम करते थे लेकिन कोई इसको साबित नहीं कर सका है। एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम्स, और ये दुनिया की जो है ना इन मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स में दुनिया की सबसे बड़ा मसला ये बन गया हुआ है कि इसको साबित नहीं कोई आज तक कर सका है। कि 2 तक तो चले पैथागोरस थ्योरम तक मानते हैं, उसके बाद जो है इस चीज़ को कोई नहीं साबित कर सकता। कहते हैं 1993 एंड्रयू वाइल्स जो आपके पास साइंसदान था फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड अ प्रूफ आफ्टर वर्किंग ऑन इट फॉर ओवर 7 साल तक ये एंड्रयू वाइल्स साइंसदान ने इसने इस बात पे काम किया। कब किया? 1930 में इसने इस पे काम किया, 7 साल में मुसलसल किया। स्पेनिंग हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, उसने 100 लाखों जो है उसने पेजेस इसको साबित करने, इसको लिख के इसका आंसर निकालने के लिए लगा दिए। दिस इलस्ट्रेट दैट सम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर नॉट इमीडिएटली एविडेंट। क्या कहता है जो कुछ उसने स्टेटमेंट्स, फॉर्मेट ने कहा था कि मैं इसको साबित कर दूंगा, कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स जो है इस चीज़ को जो है वो सही साबित नहीं कर सकती हैं, मतलब कि ये प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब आप उसने थ्योरम और उसमें फ़र्क आपको बता दिया। थ्योरम में आपके पास प्रूव चीज़ होती है, ये आपके पास प्रूव्ड नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कंजेक्चर आपके पास क्या होता है? कंजेक्चर मैंने आपको बताया कि जिसको हम लोग फ्यूचर में कभी ज़िंदगी में जो है जो आपके पास प्रूव नहीं है, बाहर किसी ने इस पर मुतफिक नहीं होगा, उसको हम लोग गलत भी कभी कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कंजेक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस या कोई मफरूज़ा है दैट इज बिलीव टू बी ट्रू, जिसको सही
माना जाता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, जो मतलब हम लोग देख रहे हैं, हम इसको मान के चल रहे हैं कि सही है, लेकिन फ्यूचर में इसको कोई गलत भी कर सकता है, बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि ये वाकई ही सही है। इन मैथमेटिक्स कंजेक्चर्स ऑफन सर्व एज हाइपोथेसिस, इसको मफरूजे के तौर पे आप लोग ले सकते हो, एक बात के तौर पे ले सकते हो कि ये सही है। एंड इफ़ आ कंजेक्चर इज प्रूवन टू बी ट्रू, और अगर आपने इस कंजेक्चर का, जिस बात को आप सही मान रहे हो, इसको प्रूव कर दोगे तो फिर ये कंजेक्चर नहीं रहेगा, ये भी फिर आपका क्या बन जाना है, थ्योरम बन जाना है। इट बिकेम अ थ्योरम। कहता है अगर ये कंजेक्चर जो आप बात इसको सारे सही, फिलहाल सारे सही मान रहे, लेकिन हम इसका डाउट है कि फ्यूचर में कोई इसको गलत भी साबित कर सकता है, तो अगर किसी ने इसको सही साबित कर दिया कि फ्यूचर में हर कोई इस पर मुतफिक हो गया, तो फिर ये आपका कंजेक्चर नहीं रहेगी, आपका थ्योरम बन जाएगा। कन्वर्सली कहते हैं इसको उलट कर लेते हैं। इफ़ एविडेंस, अगर आपका सबूत इज फाउंड दैट डिसप्रूव इट, इसको गलत साबित कर देता है, तो दी कंजेक्चर इज शोन टू बी फॉल्स, तो फिर जिस बात को हम सही मान लेते उसको हम लोग कहेंगे ये बात ही हमारी गलत थी, जिसको हम लोग मानते आ रहे हैं। हेयर इज अनदर वेल नोन स्टेटमेंट, कहते हैं एक बहुत जानी मानी एक आपके पास बात है, दैट हैज़ गेन्ड इनफ रिकॉग्नाइजेशन टू बी नेम्ड, रिकॉग्निशन टू बी नेम्ड। कहता है कि एक बहुत मानी, ये वाली बात जो है एक बहुत मानी जाती है, फर्स्ट प्रपोज इन द 18th सेंचुरी, कि जो कि 18वीं सदी में दी गई थी बाय द जर्मन मैथमेटिशियन क्रिश्चियन गोल्डबर्ग, जो आपके पास साइंस है, उसने एक बहुत मशहूर आपको स्टेटमेंट दी थी। इट इज़ नोन एज द गोल्डबर्ग कंजेक्चर, जिसका नाम रखा गया गोल्डबर्ग कंजेक्चर। वो स्टेटमेंट अभी बताने लगा है, जिसको हम लोग बहुत दुनिया मानती रही ना, वेल नोन स्टेटमेंट जो कह रहा है। कहता है दी गोल्डबर्ग कंजेक्चर स्टेट्स दैट, उसने क्या स्टेट दी थी, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा जो भी आप लोग इवन नंबर लोगे, इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, वो 2 प्राइम नंबर्स का सम होगा। पीछे हमने पढ़ा था कि जिसमें हमने कहा था कि हर कोई इंटीजर जो है 1 से बड़ा जो है वो प्रोडक्ट होगा प्राइम। इंटीजर जो है 1 से बड़ा, वो चाहे आपके पास इवन हो चाहे ओड हो, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या है, कहता है कि इवन नंबर्स आपने लेने हैं ग्रेटर, मतलब आप 2 ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो, इसके अलावा आप 6 ले सकते हो। कहता है उसको लिख सकते हो इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर आपके पास क्या है, 1 + 2 है। अच्छा 2 से उसने बड़ा कहा हुआ है, तो 2 तो नहीं, हम लोग लेंगे 4। देखिए 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट होते हैं, तो देखिए इसको 2 + 2 दोनों प्राइम नंबर हैं। 6 है, इसको क्या लिख सकते हो, 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 + 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। उसके बाद आपका 8 आएगा, 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है। बस प्राइम नंबर आपने 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 7 के बाद क्या है, 11, 13, इस तरह के दो कोई से भी इनमें से कोई से 2 जो है प्लस में लिख देने, वो आपके पास नंबर बन जाए। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ इवन नंबर मेरे पास 10 है, मैंने 2 प्राइम 10 कैसे बन सकता है, 2 प्राइम नंबर है। और इसके अलावा इसमें मैं क्या प्लस करूँ, 2, जाहिर है अगर मैं 2 ले रही हूँ तो 2 के साथ मुझे 8 लेना पड़ेगा, 8 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है तो 10 तो नहीं ना बनेगा। 5 मेरे पास प्राइम नंबर है और 1 और 5 ले लो, दोनों ही प्राइम नंबर, तो 10 बन जाएगा। ऐसे करके आपने बनाने। अच्छा इसकी स्टेटमेंट जो है उसको अब हमने साबित उसके बारे में थोड़े पढ़ने लगे हैं। उसने कहा है कि 2 से बड़े जितने भी इवन नंबर हैं उनको आप प्लस करोगे तो वो आपको प्राइम नंबर देगा, ठीक है। तो मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 पे और अपने आप पे बस तकसीम होता हो। कहता है वी मस्ट एग्री विद द कंजेक्चर इज एदर ट्रू और फॉल्स। कहता है कि हाँ ये कंजेक्चर है आपके पास, ये बाद में गलत भी साबित हो। कहता है वी मस्ट एग्री, हमें इससे ज़रूर मुतफिक करना चाहिए कि कंजेक्चर जो है आपके पास ट्रू सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कहता है इट अपीयर्स टू बी ट्रू, अगर ये सही साबित होता है बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, किसी सबूत की बेस पे, एज मैनी इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 कैन इंडीड बी रिटन एज दी सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स। कहता है कि ये अगर सही भी साबित हो जाता है कुछ सबूतों की बेस पे, जैसे हम लोग मैंने 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए आपको करके दी, यहाँ आगे एग्जांपल दे रहा है। तो अमंग अदर्स कहता है कुछ और भी इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। तो कहता है हाउएवर दिस डज नॉट प्रीक्लूड, इससे हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि द पॉसिबिलिटी दैट सम लार्ज इवन नंबर में एग्जिस्ट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स। तो कहते हैं कि हम लोग इससे ये नहीं नतीजा निकाल सकते कि कोई बहुत बड़ी लाखों या खरबों में कोई वैल्यू हो, उसको जो है हम लोग प्राइम नंबर्स सम जो है प्राइम नंबर्स की सूरत में नहीं लिख सकते। जैसे इसको 3 + 3 लिखा, कोई बहुत बड़ी है तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते ये बात गलत है, कोई लाखों खरबों में वैल्यू होगी। जब तक हम उसका सबूत नहीं देते हम लोग इस बात को गलत नहीं कह सकते कि कोई इवन नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के सामने लिख सकते हैं। कहते हैं दी कंजेक्चर वुड बी प्रूवन फॉल्स, ये गलत साबित होगा इफ सच अ नंबर,
इज फाउंड। कोई अगर हम लोग ऐसा नंबर ला के उसको दे देते हैं, अगर हम लोग सीधी बात करेंगे ना कि लाखों खरबों में कोई नंबर होगा जो इसको गलत साबित करे, तो ये बात हमारी सही नहीं है। जब तक कि हमें सबूत है, हम कोई नंबर उसको नहीं साबित करेंगे, नंबर ला के देंगे तो फिर हम लोग उसको कहेंगे ये गलत है, ये कंजेक्चर हमारा गलत है। कहते हैं डिस्पाइट एक्सटेंसिव एफर्ट्स, कहता है बहुत ज़्यादा कोशिशें और मेहनत के बाद, सिंस गोल्डबर्ग फर्स्ट पोस्टेड द प्रॉब्लम ओवर 260 ईयर्स अगो, 260 साल पहले जो है उसने ये बात कह दी हुई थी। नो प्रूफ हैज़ बीन फाउंड टू डिटरमाइन, कहते हैं कोई हमें सबूत नहीं मिला वेदर द कंजेक्चर इज ट्रू और फॉल्स, कि ये वाला कंजेक्चर जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। Nevertheless, conjecture is a valid mathematical statement as it must be either true. कहता है लेकिन ये नहीं कि आप कंजेक्चर अभी आपके पास बात सही है या गलत साबित नहीं हुई तो आप कहेंगे ये हमारे पास तो है बेमानी चीज़ है। ये इसकी अहमियत है, जितने नंबर्स हमारी रेंज में लाखों खरबों तक जहाँ तक हमें गिनती आती है वहाँ तक तो ये चीज़ सही साबित हो जाती है। तो मतलब ये चीज़ अहम भी है, इसको आप ये नहीं कहोगे कि ये जो है आपके पास नेवरथलेस है, ये यूजलेस चीज़ है। तो समझ आइए कि थ्योरम में आपके पास प्रूव चीज़ होती है, कंजेक्चर में प्रूव नहीं होती है। उसके बाद एक्सियम की बात करते हैं। कहते हैं एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी तीनों ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जो हम लोग कहेंगे ये, जो हम लोग कहते हैं जिसपे हमारा यकीन है कि ये सही है, विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के, आर रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। एविडेंस मतलब बगैर कोई सबूत लाए या कोई प्रूफ करके दिखाए, बगैर ही हम लोग इसको मानते हैं कि हमारा सही है। इसमें आपके पास जो है एक्सियम आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे रहा है। पहली एग्जांपल दे रहा है थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफिनाइट मैनी लाइंस कैन पास, ये मेरे पास पॉइंट है यहाँ पड़ा हुआ है। अब पॉइंट के चारों साइड्स पे आपके पास क्या है, खाली जगह है, आप इसमें से ये लाइन इस तरह पास कर सकते हो, इस तरह इसके अंदर से पास करनी है, ये लाइन पास कर सकते हो, फिर ये लाइन पास, कहीं से भी इनफिनाइट मैनी लाखों खरबों इसमें से पास कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या है एक्सियम। अब इस पे आपको प्रूफ लाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नज़र नहीं हमें आ रहा है वैसे कि यहाँ से स्पेस है हमारे पास। उसके बाद दूसरा कहता है, इसको कहते हैं यूक्लिड एक्सियम, कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है, एक ये मेरे पास पॉइंट है, एक ये पॉइंट्स। अगर सीधी लाइन खींचनी है तो आपके पास यही सीधी आएगी। अगर आप कहीं मैं यहाँ से उठा के ले रही हूँ तो वो सीधी लाइन तो नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। इसके बाद कहते हैं पिनो एक्सियम। पिनो एक्सियम क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है हैज सक्सेसर, 1 के बाद 2 आएगा, मतलब उसके अगला नंबर होता है, विच इज आल्सो नेचुरल नंबर। 1 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जितनी काउंटिंग आपके पास ये सारे नेचुरल नंबर है ना, तो हर नेचुरल नंबर के बाद एक और नेचुरल नंबर होता है, मतलब 1 के बाद 2 है तो वो 2 आपके पास एक नंबर भी है और साथ नेचुरल भी है, ठीक है। ऐसे कहता है कि आपके पास एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनैलिटी, ये आपके पास एक्सियम क्या है, कहते हैं 2 सेट्स आर इक्वल, 2 सेट्स का भी इक्वल होते हैं। ए वाला सेट उसमें ABC लिखा हुआ है और बी वाला सेट उसमें भी ABC लिखा हुआ है, तो 2 सेट्स का भी इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हों। कहते हैं 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। इसी तरह पावर सेट्स में है कि एनी सेट हैज अ सेट ऑफ ऑल सब सेट्स, कोई भी सेट है उसके अंदर सारे ही जो आप उसके सब सेट्स बनाते हो वो उस सेट के अंदर सारे ही मौजूद होते हैं। मतलब कि देखें ना, एक सेट है आपके पास, अगर हमारे पास है, मेरे पास ए सेट है, इसमें ए और बी लिखा, मैं छोटी एग्जांपल देने लगी हूँ, तो इसके सब सेट्स बनाओ। सब सेट्स बनाने या पावर सेट्स बनाने का तरीका होता है, पहले एम्प्टी सेट लेना होता है, फिर आपने एक एलिमेंट ए लिखना होता है, फिर आपने एक एलिमेंट बी लिखना होता है, ए मतलब ए और बी को अलग-अलग लिख लिए, फिर इनको इकट्ठा करके ए बी लिखना होता है। तो मतलब कहते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स को सारे के सारे जो हैं इसके मेन वाले सेट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। उधर से देख तो हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये वाली मेन चीज़ें थी। उसके बाद आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है और एग्जाम्पल नंबर 9 है, आपकी बहुत अहम एग्जाम्पल है। इसलिए अहम है कि इनके उसने क्वेश्चन ही 3-3 4-4 दिए हुए हैं, जिसका मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में तो आपको एग्जाम्पल भी देगा, ज़रूर देगा, ठीक है, कुछ भी वो दे सकता है। तो यहाँ से हम लोग वैसे करेंगे और उसमें फिर हम रिटर्न करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कहता है प्रूव आपने क्या करना है, A/B + C/D हो तो AD + BC/BD के बराबर, फिर ABC एंड D आर नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो उसने इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने जब एक्सरसाइज करवाई हुई है मैंने उसके साथ जो है मैंने रिटर्न वो काम कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वही वीडियो अपलोड करनी है, तो मैंने आगे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव आपके पास क्या होती है कि अगर आपके पास A/B हो तो उसको A × 1/B, मतलब मैंने उसको मैथमेटिकल भी साथ लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे बस यही चीज़ लिखें, चाहे आप उसका मैथमेटिकल भी साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। कहता है कि आपने ये चीज़ इसके बराबर करनी है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली A/B + C/D, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने स्टेप करने अगले में किया हुआ है।
आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपके पास क्या होता है, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, अगर आपके पास ए के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाहिर है उसने ए ही आंसर देना है, मतलब 1 आपके पास आइडेंटिटी का काम कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ए ओवर बी को मल्टीप्लाई 1 लिख लिया और सी ओवर डी को मल्टीप्लाई 1 लिख लिया। अब 1 की जगह जो है आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ कर लेना है। इन्वर्स का मतलब है कि डी, मतलब ये आपके पास अगर एक नंबर है तो उसका इन्वर्स दिया है, तो नंबर इन्वर्स हो तो वो काट जाते हैं, तो फिर आपके पास वही 1 ही बनना है, तो आपने ये भी चीज़ लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने बता देना है, साथ बताना है, मेन चीज़ है ये बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने यहाँ यूज़ कर लिया, 1 की जगह हमें डी की ज़रूरत थी ना, इस साइड पे डी था तो हमने डी लिख लिया, और इस साइड पे हमें बी की ज़रूरत है तो हमने बी मल्टीप्लाई 1 ओवर बी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपका बार बार यूज़ होगा, ये भी प्रूव है पहले से थ्योरम, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर बी हो तो उसको ए ओवर बी लिख जा सकता है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब डी को 1 से मल्टीप्लाई करना, डी ओवर डी लिख लेंगे जैसे हम लोग मैथ में करते हैं। ये भी बी, ये वाले आपने साथ इसकी स्टेटमेंट दे दी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कौन करने का रूल क्या है, रूल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कि दो एलिमेंट्स आपके पास जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ए डी को इकट्ठा लिख लिया, नीचे बी डी को, इसी तरह सी बी को इकट्ठा लिख लिया और डी बी को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जाहिर है आंसर में हमें बी डी एक दफ़ा ही चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या करना है, बी डी नीचे बनाना है, यहाँ डी बी लिखा हुआ है तो कम्यूटेटिव लॉ लगा लेंगे, ए बी बराबर होता है बी ए, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है पहले हम लोग वो करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलें इसको काट लेते हैं, डी बी को पहले बी डी बनाते हैं। ये हमने कहा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं जो होता है ए बी बराबर है बी ए के, ठीक है। अब हमने इसको जाहिर है नीचे एक चीज़ बनानी है और डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे, हम मैथ के सवाल नहीं कर रहे, उसने कहा ला लगाओ, तो आपने क्या करना है, वही ये वाला ला फिर लगाना है, ए डी को बाहर निकाल लो, यहाँ से बी सी को भी बाहर निकालो, ये दोनों बाहर निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ को एक बनाना है जिसको कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, 1 ओवर बी डी को बाहर निकाल लिया, अंदर ए डी प्लस बी सी रह गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने यही वाला लॉ दोबारा लगा देना है कि एक चीज़ जो है 1 ओवर किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही तो ये ऊपर आ जाती है, तो ये करके आपने राइट हैंड साइड काट देनी है, ठीक है। अब आपके पास आता है डिडक्टिव प्रूफ, आपके पास क्या होते हैं। अच्छा देखिएगा, डिडक्शन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिडक्शन हमने कहा था कि पहले से ही आपके पास प्रीमिसेस बिलीव होते हैं, मतलब कि जिसमें मैंने आपको डॉक्टर और लॉयर की एग्जांपल दी थी कि वो उनके पास नॉलेज होता है, ज़ाहिर उन्होंने इतने साल एक चीज़ का नॉलेज हासिल किया होता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया होता है, तो वो बेहतर आपको मशवरा दे सकते हैं, तो हम उनकी बात को मान के तो फिर चलते हैं। तो डिडक्टिव प्रूफ आपके पास वो होता है, कहते हैं एज डिस्कस अर्लियर डिडक्टिव रीजनिंग इज अ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, जो कि आपके पास सही होते हैं तो उसी को हम लोग मान के जो है कोई काम करते हैं। इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू, अगर वो वाकई ही सही हैं, देन द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू, फिर आपके पास नतीजा भी उसका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, सही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू बी ब्रीथ थ्रू लाइफ, अब वो पीछे उसने कहा था ऑल मैन आर मार्टल, मतलब तमाम इंसानों ने मर जाना है या फानी हो जाना है। अब एग्जाम्पल चेंज कर रहा है, कहता है ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू ब्रीथ थ्रू लाइफ, कहता है हर इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है। तो ये बात हमें ये पहले से हमारा एक यकीन है कि अगर हमने जिंदा रहना तो हमें सांस लेनी पड़ेगी। अहमद इज़ ह्यूमन, अहमद भी एक इंसान है, देयर फॉर अहमद इज़ आल्सो ब्रीथिंग टू लिव, लोग ये बात मानते हैं कि अगर हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, तो अगर अहमद एक लड़का है तो फिर उसके लिए हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि अहमद भी सांस लेगा, ठीक है। तो ये वही बातें सारी लिख रहे हैं। नेक्स्ट डिडक्टिव प्रूफ हम लोग आगे करेंगे, कहता है प्रूव दैट x+1, इस तरह के भी हमारे पास क्वेश्चन उसने काफ़ी दिए हुए हैं, हमने एक साइड लेनी है उस पर लाज लगा के तो फिर हमने दूसरी साइड प्रूव कर देनी है। अगर कोई आपको ऐसे करवाता है कि डायरेक्ट इसका स्केयर खोलो और फिर ये आंसर ले आओ, तो वो मतलब गलत आपको करवा रही है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि x+1 होल्स के +7 हमें दिया हुआ है। अब देखें आपके पास हमने पढ़ा हुआ x पावर n हो, m हो और x पावर n हो, तो उसको m+n लिख लेते हैं। तो ये आपके पास पावर प्लस हुई है तो इसको अलग-अलग कर दें, जैसे यहाँ अलग ये वाला रूल लगा के 1 यहाँ 1 मतलब x+1 को 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब आपने राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है, मतलब कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आपने राइट वाली साइड को जो है इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट साइड को 1 के साथ, मतलब x के साथ भी राइट साइड को लिख दिया और 1 के साथ भी राइट साइड को लिख दिया, और +7 आपका ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वो भी राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला ये है, ठीक है। जब मैं अगेन बता रही हूँ, जब मैंने आपको वो एक्सरसाइज करवाई उसमें मैंने साथ लिखे हुए हैं कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या होते हैं, और अगर आप कहते हो तो मैं नीचे चले लिख देती हूँ, a × b + c है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a के साथ b राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला ये होता है और a के साथ हम लोग c लिख देंगे, ठीक है। तो
एक्स को एक्स के साथ लिखा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को 1 के साथ लिख दिया, फिर 1 को एक्स के साथ लिखा, फिर 1 को 1 के साथ लिख दिया, और ये 7 आपका ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पर कम्यूटेटिव लॉ लगाना है। मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए, ये कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए बी बराबर है बी ए के। तो यहाँ एक्स डॉट 1 लिखा है तो इसको भी आपने एक्स डॉट 1 बना देना है, या इसको बना लें, इसने इसको बनाया 1 डॉट एक्स बनाया हुआ, तो ये हमने लॉ लगा दिया। ठीक है, ये और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, बस इस पे आपने काम किया है, किस पे, इस पे, ये नेक्स्ट वाले स्टेप में। अब आपने क्या करना है, 1 इस साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे, यहाँ भी लेफ्ट साइड पे है, तो आपने 1 जो है कॉमन ले लेना है, या अगर कॉमन नहीं लेना तो फिर एक्स ले लें, दोनों एक्स आपने बाहर निकाल लें तो 1 + 1 रह गया, तो ये आपके पास जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लग गया हुआ है। बाकी आपने एक्स स्क्वायर और 7 + 1 से 8 बना लेना है, 1 + 1 करेंगे 2x बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने प्रूव करना है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आई तो आपको पता है कि एक्सरसाइज में समझ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाला बटे में है। बटे वाला आपने कैसे करना है, बटे वाले में तो हम सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सबसे पहले फ्रैक्शन को ये साइड पे लेके जाओ। देखिए ना, बी को हम साइड पे 1/b बना नहीं लिया हुआ, तो 1/15 आपने साइड पे और इसको एक साइड पे कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये। फिर आपने आइडेंटिटी बनानी है, मतलब 15 × 1, सिर्फ इस पे आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा दी। अब 45 को तो ज़ाहिर है 15 ज़रब 1 नहीं लिख सकते, बाद में हमने कॉमन भी तो लेना है ना आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 15 × 3x। ठीक है, 15, यहाँ अगर आप 15 बना रहे हैं तो फिर पीछे भी 15 के बाद देखो 45x बनाने के लिए 3x चाहिए, 15 × 3 = 45 और 7x आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाला इस तरह इसको तोड़ के लिख लिया। अब इधर भी 15, इधर भी 15, 15 बाहर निकाल, अंदर 3x + 1 रह गया। और ये आपने जब 3x + 1 आपका जो है, ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा के किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के किया। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, मतलब 15 इसके साथ अलहदा था और 15 इसके साथ, इसको क्लोज किया यहाँ। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने ये वाली जो है एसोसिएटिव लॉ लगा के इस चीज़ को अलहदा कर लेना है, और 3x + 1 को अलहदा कर देना। अब ये एक डिजिट और ये उसका इन्वर्स है, तो यहाँ आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास बनेंगे, यहाँ से 1 बन गया और ये 3x + 1 आपका ऐसे ही इसको 1 के साथ मतलब ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, कि मतलब किसी चीज़ को अगर 1 के साथ करते हैं और वही चीज़ आ जाए तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बस यही आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो है इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आएगी तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियोस 100 से ऊपर भी व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आते हैं, और कमेंट और लाइक आपने ज़रूर करके जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।